नमस्ते आप सभी को और शब्दोत्सव के इस पुस्तक परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो शब्दोत्सव है वह अलग-अलग विषयों को, मुद्दों को लेके तमाम तरह की परिचर्चाएँ आयोजित करता रहता है और आज इसी अनुक्रम के तहत हम लोग एक पुस्तक पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये पुस्तक जो है वो मेरे हाथ में है और मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा। ये पुस्तक है आरएसएस 360 डिग्री। आरएसएस यानी आप सब जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आधारित यह पुस्तक है और इसके पुस्तक के लेखक हैं श्री रतन शारदा जी। रतन जी जाने-माने लेखक हैं। आप उनको टेलीविज़न पे एज़ ए पैनलिस्ट भी देखते रहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और करीब 20 किताबें उनकी जो है वो आ चुकी है, जिसमें कुछ संपादित हैं, कुछ अनुदित हैं और 6 किताबें जो हैं वो संघ पे हैं। रतन जी बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार जी, जी, धन्यवाद निमंत्रण के आपने लिए। अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत-बहुत आभारी है शब्दों आपका। तो जी, मैं चर्चा कर रहा था इस पुस्तक की और रतन जी जो इसके लेखक हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आरएसएस को लेके ये किताब है, उस पे आधारित है और हम सब जानते हैं कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संघ है, वह देश का एक बड़ा सांस्कृतिक संगठन, देश का नहीं, दुनिया का एक सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है, जिसको लेके तमाम तरह के आरोप-प्रत्यारोप समय-समय पे लगते रहे हैं। कई भ्रामक जानकारियाँ आपको मिलती रहती हैं, कई तरह के मिथ क्रिएट किए गए हैं। तो ये जो किताब है, इस किताब में इन सारे सवालों का जो है जवाब रतन जी ने दिया है और कुछ जितना हमारे पास समय है, जो कुछ इस तरह के ज्वलंत सवाल हैं, उन सवालों का जवाब हम रतन जी से चाहेंगे और ये किताब जो है वो आप खरीद सकते हैं। ब्लूमबेरी प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है और ऑनलाइन भी ये किताब उपलब्ध है। बहुत उपयोगी किताब है, आप सबको पढ़ना चाहिए और ख़ास करके जो पत्रकार हैं, लेखक हैं, जो एक संघ के बारे में जानकारी चाहते हैं, उन्हें ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। रतन जी, हम चर्चा करने से पहले सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतनी सारी किताबें संघ पे लिखी जा चुकी हैं, मार्केट में उपलब्ध हैं, फिर भी आपको एक ऐसी किताब, एक और किताब लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी? धन्यवाद अनिल जी। पहले तो ये मैं आपका भ्रम दूर कर दूं कि संघ के बारे में बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं। संघ के बारे में जो किताबें लिखी गई हैं वो जनरली या तो संघ विरोधियों ने लिखी हैं और वो मेरी किताब आने के पहले मुझे एक केवल आर्थर एंडरसन और श्रीधर दामले की किताब याद है, जो संघ को थोड़ा सा पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखा था। उसके अलावा सारी किताब आप सर्च कर लीजिए, आपको संघ के बारे में नेगेटिव बात करने वाले या पश्चिमी चश्मे से संघ को देखने वाले लोग आपको मिलेंगे। और इंग्लिश में तो खासकर साहित्य की बहुत ज़्यादा कमी है। जो संघ की किताबें जनरली प्रादेशिक भाषाओं में है, महाराष्ट्र में पढ़ी जाती है, तमिल की तमिल में ही पढ़ी जाती है। लेकिन जो हमारा सो कॉल्ड प्रबुद्ध वर्ग, मैं सो कॉल्ड इसलिए कहता हूँ कि हमारे मन में भ्रम है कि शायद इंग्लिश बोलने वाले ही प्रबुद्ध होते हैं, इंग्लिश अच्छी बोली तो उनके बारे में सुना जाता है, लेकिन ज़्यादा जड़ से जो कटते हैं वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए कटते हैं। तो मैंने सोचा कि इंग्लिश में किताब लिखी जाए। जी, दूसरा, ये किताब जो है ये संघ के द्वारा न लिखी गई हो, संघ के डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू न जाए, बल्कि जनरल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, जनरली एक जनरल पब्लिशर के थ्रू जाए, जो संघ के बाहर वाले पढ़े। ये पुस्तक संघ के बाहर वालों के लिए अधिक है, संघ के अंदर वालों के लिए कम है। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि संघ के अंदर वालों ने भी किताब बहुत पसंद की है। उन्होंने ऐसा माना है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर उनको पता नहीं थी। जहाँ तक सवाल है लिखने की आवश्यकता क्यों लगी, बचपन से स्वयंसेवक रहा, कभी भी आपने देखा होगा उस समय संघ की कोई भी खबर, पॉजिटिव खबर आती नहीं थी। बड़े-बड़े कैंप होते थे, बड़े-बड़े पब्लिक प्रोग्राम होते थे, तो हमें एक तरुण होने के नाते बड़ा मन में एक चोट रहती थी कि संघ के इतने अच्छे-अच्छे काम, इसके बारे में कोई भी जानकारी क्यों नहीं देता। फिर बाद में ये था कि किताबें संपादित करता रहा, कुछ लेख लिखता रहा, तो एक मित्र हैं हमारे संदीप सिंह, उन्होंने कहा कि मेरी किताब आपने लिखी, लोगों को इतना आपने एडिट करके दिया, अपनी किताब क्यों नहीं लिखते। उसी दौरान मोहन राव भागवत जी 2009 में संघ के सरसंघ चालक बने। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर थी कि डॉक्टर मोहन भागवत जी सरसंघ चालक बने और उसमें एक लाइन थी कि 2 आरएसएस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा इसमें सीक्रेट क्या है, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा और आर्टिकल लिखने के बाद बड़ा पसंद किया गया, वो मेरी पुस्तक का आधार बना। तो संघ के जी, बाहर वालों को संघ क्या है, इसकी सांगोपांग एक जानकारी हो, एक मन में एक इच्छा थी
इस हिसाब से मैंने पुस्तक लिखी। जी, और जी, जैसे मैंने कहा कि बाहर वाले पढ़ें जिनको ये जानकारी जी, ईमानदारी से जो जानकारी चाहते हैं, इसलिए वो मैंने लिखी। उसके अंदर विरोधी भी पढ़ सकता है, अपना व्यक्ति भी पढ़ सकता है। और मुझे खुशी है कि ये जो मेरा अंदाज़ा था, वो सही निकला। और ये पुस्तक जो आप हिंदी में देख रहे हैं, अंग्रेज़ी पुस्तक आने के लगभग 2 वर्ष बाद निकली। डॉक्टर महेंद्र करके हिमाचल प्रदेश के हमारे एक स्वयंसेवक हैं, मैं उनको मिला नहीं आज तक। उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि मैं इसका अनुवाद करना चाहता हूँ, अनुवाद हुआ। एक अनुवाद कन्नड़ में भी हुआ। तो उन्होंने जी, अनुवाद किया, जिसको ठीक-ठाक करके हमने छापा। और ये पुस्तक पहली पुस्तक से काफ़ी एडिटेड और काफ़ी उसके अंदर अपडेट किया था अपडेटेड मैंने है, हिंदी में आने से अपडेटेड है पहले। मैंने देखा। हाँ जी। अच्छा रतन जी, अभी आपने एक बात कही कि एक आपने लेख पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि जो आरएसएस है एक सीक्रेट ऑर्गेनाइज़ेशन है और बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, उनकी धारणा है। तो क्या वाक़ई जो संघ है वो कोई रहस्यवादी एक संगठन है? क्या वाक़ई एक सीक्रेट ऑर्गेनाइज़ेशन है? आपने किस तरह से देखा उसको पुस्तक? देखिए, संघ शायद एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइज़ेशन है, संगठन है, जिसकी शाखाएँ जो संघों को रिप्रेज़ेंट करती हैं, या जिस जो संघ का मुख्य है समाज के अंदर, चेहरा है, वो खुले मैदान में लगती हैं। कोई भी उनमें आ सकता है, कोई भी उसके अंदर साथ में खेल सकता है, खेल-कूद कर सकता है, गा सकता है, बौद्धिक सुन सकता है। यानी हर उसकी कार्रवाई में कोई भी व्यक्ति मैदान में जहाँ शाखा लगी, जाके ध्वजा प्रणाम करे, शामिल हो जाए, और वो संघ का स्वयंसेवक बन जाता है। संघ की सारी गतिविधियाँ वो देख सकता है। जहाँ तक बैठकों का सवाल है, तो ये तो मैंने और कोई संगठन देखा नहीं जो खुले मैदान के अंदर अपने कार्यक्रम करता हो। दूसरा, उसके बाद जो बैठकें होती है, मुझे कोई भी ऐसा संगठन पता नहीं जो अपनी बैठकें खुले मैदान में करता है। हमारी तो शाखा की फिर भी खुले मैदान में होती है, वरना सभी लोग अपनी मीटिंग तो हॉल में ही करते हैं, अपने ऑफिस में ही करते हैं, अपने कार्यालय में करते हैं। तो उसमें सिक्रेटिव क्या है? संघ का उद्देश्य डॉक्टर हेडगेवार के समय से स्पष्ट है, हिंदुओं का संगठन करना। और ये भारत, ये हिंदू राष्ट्र है, कि परिकल्पना से चलते हुए सारे समाज को जोड़ना, समाज के साथ में काम करना, ये इसमें फिर सीक्रेट तो कुछ बचा ही नहीं। अगर फिर उसको कोई सीक्रेट जी, मानता है, समस्या उस व्यक्ति की है जो संघ के नज़दीक आना नहीं चाहता और कहता मुझे आने नहीं देते। जी। अ, तो इसमें आपको सीक्रेट क्या फिर मैं आपको सवाल पूछूँगा कि फिर वो क्यों कहते हैं कि ये सीक्रेट ऑर्गेनाइज़ेशन है और संघ इस धारणा को क्यों नहीं तोड़ पा रहा है कि ये सीक्रेट ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है? तो मैंने आपको बताया ना कि संघ की शाखा में आने पर किसी की पाबंदी नहीं है। आप जाइए, मैदान में लगी है, अगर हॉल में लगती है आजकल, अभी तो लग भी नहीं, ई शाखा आप कहिए मुझे जाना है, कोई भी आपको रोकता नहीं, आप जा सकते हैं। तो पहला तो सीक्रेट वहीं खत्म हो गया। दूसरा, साहित्य संघ का कम है, ये तो सब मानते हैं, संघ की ओर से साहित्य कम आता है। उसका भी एक कारण है कि संघ को ये लगता था कि जो हम कह रहे थे प्राचीन काल से, अपने पहले से अपने जो भी ग्रंथ हैं, जो अपने पुराने जो हमें हमारे एक समृद्ध हमारा एक परंपरा है, वो सबको पता है। और धर्म के बारे में, शासन के बारे में सबको पता है, तो उसमें नया हम क्या बता रहे हैं? तो गुरुजी का मानना था कि जब आवश्यकता होगी, तो किताबें लिखेंगे। तो काफ़ी समय तक ये खास किताबें भी नहीं आई थी। डॉक्टर जी का चरित्र लिखने का उन्होंने कहा, मैं ऐसा कौन-सा व्यक्ति मेरे लिए चरित्र लिखा जाए? रज्जू भैया ने जी, नहीं कहा, गुरुजी ने यही कहा। तो जब इस तरह की पुस्तकें कम लिखी जाएँगी, तो लोगों को स्वाभाविक है मानना। लेकिन लोग ये कष्ट अगर करें कि आकर बात करें, संघ की शाखा में है, तो कुछ भी सीक्रेट नहीं है। इसलिए जी, सीक्रेट कहना ये केवल भ्रामक मिथ खड़ा किया गया है अभी तक, जो कि जो विरोधी थे उन्होंने मिथ खड़ा किया, उसके अंदर कोई सीक्रेट जैसा मैंने कहा है ही नहीं। ये जो जी, एक रहस्यमय जो जाला डाला गया है, ये रहस्यमय जाला मीडिया ने डाला, लेफ्टिस्ट लोगों ने डाला। जैसे मैं ये कहा करता हूँ कि ये जो एक बीच में पर्दा डाला गया, उसका मुख्य जी, कारण है क्या है? कि जी, लोगों को ये पता ही ना चले संघ क्या कर रहा है। संघ के प्रति एक पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी बात जी। लोगों को पता ही ना चले, इसके लिए उसके बारे में किसी को पता नहीं लगने दें। यानी जन कल्याण का एक काम हुँ, ये वामपंथियों ने किया कि संघ के बारे में कोई जानकारी छपने मत दो, समाचार छपने मत दो। 90-90 हज़ार के कैंप ओपन में होते हैं, 10-10 हज़ार के कैंप ओपन में होते हैं, संचालन ओपन में होता है, कभी किसी ने बिल्कुल, खबर नहीं पड़ी। सेवा कार्य के लिए जब काम करते हैं, जब बाढ़ में कहीं भी, तो टीवी का कैमरा आता था, निक्कर देखते ही पलट जाता था। ये मुझे खुद कैमरामैन, टीवी वालों ने कहा हुआ है। तो उस परिस्थिति में सीक्रेट तो उन्होंने बनाया, हमने तो नहीं बनाया। तो ये जो जी, नकाब ओढ़ी है, ये जो कह रहे हैं उन्होंने ओढ़ी है, संघ ने नहीं ओढ़ी। जी। बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों पे हम बाद में आते हैं और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। एक सवाल मेरे मन में भी आता है और बहुत लोगों के मन में आता है कि एक चूँकि आपने संघ पे एक किताब लिखी है, तो सो संघ की संकल्पना है, परिकल्पना है भारत के बारे में, वो क्या है? देखिए, मैं बार-बार दोहराया करता हूँ क्योंकि चीज़ लोगों के दिमाग में जानी चाहिए। ये सारा जो एक सैद्धांतिक एक जो विचारों की जो लड़ाई है, वो लड़ाई 2 तरह के लोगों की भारत में है। पहले वो
जो नेहरूवादी या लेफ्टिस्ट जो मानते हैं कि भारत कभी एक देश था ही नहीं, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश लोगों की दया से और उनके उनके प्रयत्नों से और नेहरू जी के उसको नर्चर करने के, उनको उसको सोच संचित करके सिंचित करके भारत नाम का देश खड़ा हुआ, इंडिया, दैट इज भारत। यानी हम भारत का नाम भी स्वीकार करने में हमें कष्ट था, संविधान के अंदर में भारत नहीं कह पाया, उसको साथ में इंडिया जोड़ा। तो इंडिया इज एन आइडिया जो 1947 15 अगस्त को शुरू हुई, जिसके पालक हमारे कुछ कांग्रेसी नेता थे और उसको जन्म देने वाले, उसको भारत का रूप देने वाले अंग्रेज थे। दूसरी तरफ संघ या प्राचीन इतिहास को, भारत को प्राचीन देश मानने वाले से बहुत बड़े लोग थे जो संघ में नहीं भी थे, जो मानते थे कि ये एक बहुत पुरानी सभ्यता, बहुत पुराना राष्ट्र, ये 6000 साल कम से कम डॉक्यूमेंटेड, आज तो 8000 के साल तक के डॉक्यूमेंट आ गए। वो डॉक्यूमेंटेड इतिहास के कारण भारत ये एक लगातार बहने वाली सभ्यता, लगातार एक राष्ट्र रहा। राज्य कईयों ने किया होगा, लेकिन सांस्कृतिक एकता के बारे में कोई भी भ्रम किसी के मन में नहीं है। उत्तर इसका बहुत बड़ा, लेकिन मुझे लगता है बहुत प्रश्न आने वाले हैं, तो मैं लंबा उत्तर जी, नहीं दूंगा। संदीप जी भी जुड़ गए तो हमारे ये, साथ जी। हाँ जी, तो बेसिकली ये विचारों का संघर्ष है। भारत ये प्राचीन हमारा एक राष्ट्र की कल्पना सांस्कृतिक और भौगोलिक है। ये विरुद्ध एक जो कहते हैं भारत एक राष्ट्र नहीं था, कम्युनिस्ट ने तो कहा था 1946 में कि भारत जो है ये 17 राष्ट्रों से बना हुआ एक राष्ट्र है। अंग्रेजों को उन्होंने एप्लीकेशन दी कि इसको 17 देशों में बांट दिया जाए, अलग अलग देशों में, और उन्होंने इसके लिए स्पष्ट रूप से डॉक्यूमेंट रखे। इसमें कोई भी आपको चाहिए तो आप डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। तो ये जो बैटल ऑफ आइडियाज, इसके अंदर ये दो भागों के अंदर संघ काम कर रहा है और यही इसका जो है मूल विचार है। अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारी साम्यताएं हैं जो पहले कभी भी आप कह सकते हैं कि हमें ध्यान में आएंगी। हमारे चार धाम देश के चार कोनों में 1800 साल पहले शंकराचार्य ने रखे, चाणक्य ने भारत का वर्णन किया, उसके पहले कालिदास ने वर्णन किया, हमारे वेदों में वर्णन है। सभी भारत को उसी प्रकार से उत्तर से दक्षिण तक व्याख्या करते हैं। दूसरी बात कि अगर ये बात हम माने कि अगर ये सारा हम मानते हैं इस प्रकार की भारत ये राष्ट्र है, तो भारत राष्ट्र की कल्पना ये वेदों के अंदर है, जिसमें राष्ट्र के बारे में 72 बार उसके बारे में कल्पना दी गई है। अभी रंगारे जी की पुस्तक है अभी उनकी, जिसके अंदर उन्होंने राष्ट्रत्व का जो हमारी अभी जो हमारी व्याख्या है, ये वेद काल से लेकर आज तक लिखी है, जिसके अंदर एक भी पश्चिमी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी की उसके अंदर व्याख्या नहीं है। तो ये जो पश्चिम का 200-300 साल पुराना राष्ट्रवाद विरुद्ध हमारा एक सदियों पुराना, हजारों साल पुराना राष्ट्रवाद, इसके अंदर फर्क है। जब हम उसको तोलते हैं 200-300 साल पहले साम्राज्य वाले राष्ट्र का और नेशन स्टेट वर्सेस एक नेशन, तो वहां हमें समझ आता है कि संघ की व्याख्या क्या है। जी, बिल्कुल। हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और ये बात सही है कि इतिहास भी बहुत उल्टा-पुल्टा लिखा गया है और उसपे तमाम तरह की चर्चाएँ होती हैं, तो हम उसपे भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। संदीप जी हमारे साथ हैं। संदीप जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। संदीप जी भी जाने-माने लेखक हैं, 10 से ज़्यादा पुस्तकें आ चुकी हैं, टेलीविज़न पैनलिस्ट हैं और साथ में हमारे साथ आशीष जोशी जी हैं। आशीष जोशी जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आशीष प्रणाम जी सर। वरिष्ठ पत्रकार हैं और लोकसभा टेलीविज़न के आप सीईओ रहे, संपादक रहे और शायद देश का कोई ऐसा बड़ा चैनल, टेलीविज़न चैनल नहीं है, आज तक, जी न्यूज़, डीडी न्यूज़ वगैरह जैसे, जिसमें आपने एक वरिष्ठ पदों पर काम नहीं किया हो। मैं आप दोनों से सवाल लेता हूँ, लेकिन इससे पहले एक सवाल मैं लेके फिर इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। संघ की बुनियाद जो है वो शाखा में है और कहते हैं कि भई वो शाखा के माध्यम से ही वो एक धारणा भी हमारी है कि जो संघ है वो शाखा ही लगाता है। तो संघ शाखा ही लगाता है या कुछ और काम करता है? और शाखा में क्या होता है? हम जब छोटे, अभी क्या है कि आप ऐसे सवाल कर रहे हैं जिसपे हमने 2-2 3-3 बौद्धिक, कई बार 1-1 हफ्ते के बौद्धिक सुने हैं। तो प्रश्न, हमारे यहाँ तो घटनाएं के ऊपर बौद्धिक देने वाले लोग हैं, मेरे बस का नहीं है, लेकिन लोग देते हैं। अगर आप कहें कि संघ, तो हमको बताते हैं संघ यानी शाखा, शाखा यानी कार्यक्रम। ये एक डेफिनेशन हमको बचपन से हमको बताई जाती थी जब हम बाल थे। तो संघ के अंदर 1 घंटे की शाखा लगती है। कई बार अब आजकल ऐसा हो गया, समय की कमी और कुछ कारणों से आधे घंटे की भी शाखा लगती है। लेकिन 1 घंटे के अंदर बिल्कुल 1-1 मिनट के हिसाब से कार्यक्रम निश्चित होते हैं, जिसके अंदर खेल हैं, जिसके अंदर प्रार्थना है, जिसके अंदर छोटे-छोटे बौद्धिक हैं, अच्छे गीत हैं और शारीरिक ड्रिल के कार्यक्रम हैं। यानी एक शाखा के अंदर एक अनुशासित शरीर
शक्तिशाली शरीर और शक्तिशाली एक अनुशासित दिमाग, मन, जी, इसको डेवलप करने का एक साधन संघ की शाखा है। और उसके इस प्रकार से कार्यक्रम डिवाइस होते हैं जो दिखते बड़े सिंपल है, लेकिन वो बहुत संस्कारक्षम होते हैं। खेल भी ऐसे होते हैं जो भारतीय खेल हैं, जो टीम स्पिरिट को उभारते हैं, जो छोटे-छोटे कार्यक्रम, गीत हो, चाहे वो कथाएँ हों, जिसके अंदर देश के बारे में और अपने राष्ट्र के बारे में जानना मिलता है, उसके बारे में अपने मन में एक प्रेम और एक भक्ति जागती है, और जिसके कारण राष्ट्र को समर्पित करने के लिए शुरुआत ये होता है कि 1 घंटा अपना जो दिन का है, वो अपने लिए नहीं, आप किसी और के लिए, समाज के लिए दीजिए। इस प्रकार की शाखा में आने की शुरुआत होती है। वो शाखा में काम करते-करते व्यक्ति 1 घंटा, फिर वो गठनायक बनता है, फिर मुख्य शिक्षक बनता है, कार्यवाह बनता है, और करते-करते उसका जो समर्पण का भाव है समय का, वो बढ़ता ही जाता है। कोई दिन में 4 घंटे देता है, 5 घंटे देता है। इस प्रकार करते-करते पूरा जीवन देने वाले लोग भी संघ में आते हैं, जो प्रचारक कहलाते हैं। और इस प्रकार राष्ट्र के अंदर अपने अपने त्याग करना, अपनी जेब से काम करना। इससे पहले कोई संस्था नहीं थी कि आप पिकनिक भी अपनी जेब से करोगे, कैंप भी अपनी जेब से करोगे, गुरु दक्षिणा भी दोगे, आप गणवेश भी अपनी जेब से सिलाओगे, सब कुछ अपनी जेब से करके काम करना है। तो अपना समय, अपने पैसे देकर जो काम करने की पद्धति है, उसके कारण समाज के लिए जो मैं करूँगा, वो अपनी जेब से करूँगा, क्योंकि मेरा समाज के प्रति कर्तव्य है। ये कर्तव्य बोध बोध जगाने का काम भी संघ की शाखा करती है। और छोटे-छोटे कार्यक्रमों से कार्यक्रम को किस प्रकार से संचालित करना, कितने डिटेल में प्लानिंग करना, यह भी आता है, जिसके कारण इस संघ का स्वयंसेवक प्रधानमंत्री भी बन जाता है, संघ का स्वयंसेवक बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर, डायरेक्टर बन जाता है, और बड़े-बड़े स्कूल चला सकता है। तो उसके लिए हर चीज़ यही है कि इसको बराबर क्रमबद्ध करो, उसको बराबर, उसको किस प्रकार से करना है, एक-एक पॉइंट को टिक करो और उसको आगे बढ़ाओ। तो उत्सव के अंदर एक चप्पल कैसे रखनी, वहाँ से लेकर ध्वज कैसे लगाना, कैसे बैठना, वहाँ से उसकी जो प्लानिंग की तैयारी होती है, आगे जाके बड़े-बड़े काम कर सकते हैं। जी, मतलब आपने पुस्तक में भी इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि वो एक तरह से प्रबंधन और मानवीय प्रबंधन जो है वो उनको बिल्कुल, वहाँ पे सिखाया जाता है और फिर वो जो है, वो राष्ट्र निर्माण के लिए जो है अपने को समर्पित करते हैं। बिल्कुल। आशीष जी संदीप जी हमारे यहाँ साथ बैठे हैं। हैं, संदीप जी बैठे, इन्होंने एक डेफिनेशन की थी जो किताब में मैंने उल्लेख किया है, कि जी, संघ का स्वयंसेवक जो है, कार्यकर्ता बनता है, वो ही इज़ एन एमपी इन सोशल मैनेजमेंट। ऐसा इन्होंने उसका वर्णन किया था। तो मैं मानता हूँ कि जो यहाँ से निकलता है, उसको एमबीए करने की आवश्यकता रहती नहीं, वैसे मैंने भी नहीं की है। जी। और मैं कई संस्थाएँ चला चुका हूँ। ये वही संदीप जी हैं जिनकी आप चर्चा कर रहे थे, जिन्होंने आपको इस बिल्कुल। पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित किया है। चलिए संदीप जी पे हम आते हैं। जोशी जी मैं आपके पास आता हूँ। आपके कुछ सवाल अगर आप आपके कोई कोई सवाल है जो आप रतन जी से पूछना चाहते हैं? जी बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद अनिल जी। आदरणीय रतन शादा जी को नमस्कार। आपने बहुत तैयारी की है और इस पुस्तक को लिखते समय जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना 1925 में हुई, वहां से लेके अभी तक इन 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। आपने पूरी इस यात्रा को बहुत नजदीक से देखने और समझने की कोशिश की है। आदरणीय रतन शारदा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस पूरी यात्रा में लोग लगभग मतलब 95 वर्ष की इस यात्रा में कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, यानी इसको आप कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट्स कौन से रहे हैं इस 95 वर्ष की यात्रा में अब तक? ये मैं आपसे वास्तव जानना में चाहता आपने मेरी जो जी, भी किताब 8-10 महीने पहले रिलीज़ हुई है, आरएसएस इवोल्यूशन फ्रॉम एन ऑर्गनाइजेशन टू अ मूवमेंट, उसको आपने मुझे वो 300 पेज की किताब को 3 मिनटों में बताने की बात की है, ऐसा मैं हूं। जी। मानता हूँ। क्योंकि किताब के अंदर मैंने यही सारा वर्णन किया कि किस प्रकार से एक शाखा से शुरू हुआ कार्य, वो कई शाखाओं में परिवर्तित हुआ, हज़ारों में परिवर्तित हुआ, नए-नए आयाम जुड़े, नए-नए संगठन जुड़े, और करते-करते संघ अभी एक ऐसा आंदोलन बन गया जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी शामिल हो सकता है और कुछ भी कर सकता है। हर प्रकार के कार्य करने की इसके अंदर इस समय क्षमता और इतने उसके आयाम हैं। लेकिन आपके प्रश्न का छोटे में उत्तर दूँ कि भई ऐसे कौन से, जिसको मैंने अपनी इस किताब में उल्लेख भी किया है, ऐसी कुछ घटनाएँ जिसके कारण संघ को एक एक जिसको एक कह सकते हैं बड़ी छलांग मिली, या एक दिशा थोड़ी और उसमें बड़ी हुई, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ये मैं अपनी दृष्टि से कह रहा हूँ। संघ शुरू होने के बाद में जो अ, पार्टीशन का समय आया, जब संघ का काम बहुत बढ़ चुका था, उस समय पार्टीशन के समय वहाँ अपने लोगों को पार्टीशन के समय आक्रांताओं से बचाना, उनकी जान बचाना, समाज बचाना, महिलाओं की इज़्ज़त बचाना, उनको भारत लाना सुरक्षित, उनको रीसेटल करना, इसके अंदर हज़ारों स्वयंसेवकों का योगदान था। सैकड़ों स्वयंसेवक उसमें जाने-अनजाने मारे गए, उनके परिवार बिखर गए, उनके व्यवसाय नष्ट हो गए। मैं जानता हूँ, ऐसे व्यक्तिगत ऐसे जानता हूँ, खुद मेरे ससुर जी उनमें से एक थे। तो इस प्रकार उन्होंने जो त्याग किया उस समय लाखों लोगों को बचाने में, रीसेटलमेंट करने में, एक बहुत बड़ी शक्ति संघ की जो खड़ी हुई थी, उसमें लगी।
तो ये पहला पड़ाव था जिसके अंदर संघ का समाज के अंदर क्या उपयोग हो सकता है उसका स्पष्ट लोगों को देखना मिला। और उसके बारे में पूरी किताब है एक, ज्योति जलानिच प्राण की, जिसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और उसी समय पार्टीशन आया। पार्टीशन के बाद में अच्छा इतना काम करने के बाद शायद संगठन को एक उचित स्थान मिलना चाहिए, उसके बदले राजनीतिक द्वेष के कारण संघ को बंद किया गया। तो संघ की बंदी ये एक दूसरा बड़ा स्टेप था जिसके अंदर 77,000 तरुण और किशोर जेल में गए, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट से भी 7,000 ज़्यादा थे, ऐसा मैं आंकड़ों से देखता हूँ। और कई महीने आंदोलन चला, कईयों के फिर घर तबाह हुए, वो गोडसे के नाम पर कई लोगों के घर जलाए गए, व्यवसाय जलाए गए, मारा गया। सावरकर जी का एक भाई को तो इतना बुरी तरह मारा गया कि मर गए बाद में वो, ये घटना दबा दी गई। और उस समय संघ के का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ढाढ़स के साथ इतने महीने आंदोलन किया, आंदोलन के बाद में बंदी उठी। और बंदी उठने के बाद संघ का काम काफ़ी क्षीण हुआ था, क्योंकि व्यक्तिगत बहुत एक हानियाँ लोगों की हुई थी। ये एक दूसरा टप्पा था जिसके अंदर संघ ने बताया कि डिसिप्लिन तरीके से बिना कानून व्यवस्था बिगाड़े भी आप आंदोलन कर सकते हैं, समाज को जोड़ सकते हैं। और वो छूटने के बाद जो उसी के समय टप्पा आया जो कि संघ को पुनः हरिओम करके नए सिरे से खड़ा होना पड़ा। उस समय संघ के बारे में बहुत सारी आपस में संघ के कार्यकर्ताओं के मन में कई शंकाएं थी कि संघ आगे क्या करना चाहिए, देश तो आज़ाद हो गया। क्योंकि संघ की प्रतिज्ञा के अंदर मैं इस देश को आज़ाद करने के लिए अपना जीवन तन मन धन समर्पित कर रहा हूं, ऐसा उस समय की प्रतिज्ञा में था। तो प्रतिज्ञा 1947 के बाद बदल के उसको समाज के काम के लिए कहा गया। तो इस प्रकार वो एक नया एक्सपांशन का फेज शुरू है 1950 में। इसी दौरान कई संस्थाएं निकली, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निकली, वनवासी कल्याणाश्रम निकला, भारतीय मजदूर संघ निकला, भारतीय जनसंघ निकला, जिसमें प्रचारक दिए गए। ऐसे बहुत सारा एक्सपांशन हुआ। एक्सपांशन चलता रहा 1974 तक कह सकते हैं, जब माननीय बाला साहब देवरस ने अपने हाथ में लिए ये कमान ली, परम पूजनीय गुरु जी के जाने के बाद उन्होंने अंदर के आयाम जोड़ा सामाजिक समरसता का। और जो जातिवाद के विरुद्ध बहुत बड़ा एक संघ शांति से काम कर रहा था, उसको एक खुलकर आवाज देने वाले बाला साहब देवरस थे। उस समय नया जुड़ा सामाजिक समरसता का। और उसके साथ ही जुड़ा ये जो अपना उसके साथ में अपना आया कि ये डॉक्टर जी का एक उस समय शताब्दी वर्ष है 1989। तो उस समय सेवा कार्य को एक संघ का भाग मानने का एक जो काम हुआ, वो सेवा कार्य पहले भी करते थे, लेकिन संघ की ऑफिशियल ये गतिविधि बनी। इस बीच में अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो 1975 में इमरजेंसी लगी। उसके अंदर स्वतंत्रता संग्राम में जैसे इमरजेंसी हटाने के अंदर और डिक्टेटरशिप के विरुद्ध जो आंदोलन हुए, इसमें सबसे अधिक संख्या में संघ के लोग गए। तो उस समय संघ के अलावा अन्य संगठनों के साथ में जो बातचीत हुई, जो तालमेल हुआ, और समाज के अंदर संघ का ये संघर्षमय स्वरूप लोगों ने देखा, तो समाज के अंदर व्याप्ति संघ की बढ़ गई, स्वीकार्यता बढ़ गई। जो मैंने कहा था पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी, वो 1974-75 में जाके टूटी। और उस समय बाला साहेब देवरस ने खुल के कहा था कि हम पॉलिटिक्स में नहीं जाने वाले, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो हम कूदने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो नरनिर्माण आंदोलन रहा होगा और इमरजेंसी का संघर्ष रहा होगा, तो उसमें पूरा काम संघ ने किया। तो ये इसके बाद चलते हैं तो 1981-82 में अपना मीनाक्षीपुरम में बहुत बड़ा एक धर्म परिवर्तन का प्रयोग चला। 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ और समाज में बहुत खलबली मची। उस समय एकात्मता यात्रा एक निकली, जिसके अंदर 8 से 10 करोड़ लोगों ने भाग लिया। उसके अंदर 5 बड़ी यात्राएं, कुछ 200 से 250 छोटी यात्राएं से निकली थी, जिसके अंदर गंगा जल था, भारत माता की प्रतिमा थी। तो एक जन आंदोलन के रूप में सबसे बड़ा आंदोलन उस तब तक का संघ ने खड़ा किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। पीछे में एक बात छोड़ गया, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा लैंडमार्क अचीवमेंट था। गुरु जी का उसके अंदर व्यक्तिगत बहुत बड़ा एक उनका एक आग्रह था। और सारे समाज के हर पंथ संप्रदाय के साधु संतों को, शंकराचार्यों को एक स्टेज पे लाने का अद्भुत काम ये गुरु जी के प्रयत्न से हुआ, जिसके अंदर पहली बार एक स्टेज पे एक साइज की कुर्सी, एक प्रकार के आसन, इसके ऊपर हर पंथ के, हर धर्म के लोग उसमें शामिल हुए, संप्रदाय के। और सभी ने मिलकर ऐसा प्रस्ताव पास किया कि सहोदरा हिंदवा, की सारे हिंदू एक ही माँ की संतान है, और न हिंदू पति तो भवेत, यानी सारे हिंदू भाई हैं और कोई भी गिरा हो या अछूत नहीं है। एक बहुत बड़ा जो एक क्रांतिकारी कदम मैं कह सकता हूँ, जो शंकराचार्य के मुंह से विश्व हिंदू परिषद कहलवा सका। ये बहुत बड़ा एक समाज सुधार का एक बहुत चैलेंजिंग दौर था। फिर राम मंदिर आया, उसको हम जानते ही हैं।
तो 1983 में राम मंदिर का विषय पहली बार निकला था, जो 1986 में जिसने गति पकड़ी, और राम मंदिर ने संघ के काम को एक पूरा आंदोलन का स्वरूप दिया और समाज पूरा संघमय हो गया, ऐसा मैं मानता हूँ। ये एक नेक्स्ट स्टेज था। उसके बाद अब मैं मानता हूँ कि ये जो अब जो चल रहा है, जो मोहन राव भागवत जी के आने के बाद में एक संघ को अलग प्रकार से काम करने की, एक उसके अंदर कई प्रयोग जो चल रहे हैं, जैसे 17 लाख तरुणों से सर्वे किया गया, उनकी रुचि के काम पूछे गए, उनकी ट्रेनिंग करने की व्यवस्था लग रही है, जो कि पहले सभी संघ शाखा से ट्रेन होकर निकलते थे। अब संघ में तरुण लोग डायरेक्ट भी आते हैं, जिनकी बाल शाखा से जिनकी जो नहीं आए, तो उनको भी जोड़ना, उनको ट्रेन करना। महिलाओं का बहुत बड़ा सर्वे हुआ, कुछ 43,000 महिलाओं का, जो राशि सेविका समिति और स्त्री शक्ति ने किया। उनके सर्वे के मुताबिक सरकार से बातचीत करके उस अनुसार महिलाओं के लिए काम किया जाए और महिलाओं को इसके अंदर स्थान दिया जाए समाज में। और डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा कि महिलाओं को आप कोई उपकार मत करें, महिलाओं को जो करती है करने दीजिए, उनको मुक्त करिए, वो उनको क्या करना है उनको पता है। इस प्रकार से एक नया पूरा एक सामाजिक परिवर्तन का दौर मोहन जी ने शुरू किया। इस प्रकार से मोटे मोटे टप्पे में आपको बता सकता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल था जोशी जी, और हमें ये पता चला कि संघ के टर्निंग पॉइंट क्या क्या रहे हैं और जो हम बदलाव देख रहे हैं वो जो 100 साल पूरे होने वाले हैं 95 97 साल में, वो बदलाव अब दिख रहा है। और वो बदलाव जो है वो एक नया संघ जो है वो दिखाई भी दे रहा है। रतन जी, मैं संदीप जी के पास आऊँ, राजीव तुली जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी टेलीविजन पैनलिस्ट हैं और एक संघ के जानकार के नाते भी हम उसको जानते हैं। मैं और सवालों पे आऊँगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो शाखा से जब बात आगे बढ़ती है तो प्रचारक तक जाती है। और अभी आपने बात की कि प्रचारकों की बात आपने की, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये प्रचारक लोग कौन होते हैं और इनकी क्या प्रक्रिया होती है? कई बार जो है वो क्या इनकी कोई भर्ती प्रक्रिया है, या इनका ये किस तरह से जो है वो संगठन में आते हैं और आगे बढ़ते हैं, वो प्रक्रिया मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, मैंने जो आपको जैसे पहले ही कहा था कि संघ की शाखा में काम करते-करते जो व्यक्ति बहुत प्रेरित होता है, उसको लगता है कि पूरा जीवन मैं संघ को दूँ, नहीं तो कुछ वर्ष तो दूँ। ऐसा उसको जब लगता है, अपने सीनियर से बात करता है, सीनियर से होते हैं, फिर प्रचारक उनको मिलते हैं, उनके मन की तैयारी देखते हैं, उनकी शिक्षा क्या हुई है, कितने योग्य हैं वो देखते हैं। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, जो प्रचारक बनना चाहता था, लेकिन जिस सीनियर प्रचारक ने बात की, उसने कहा कि पहले तुम ग्रेजुएशन करोगे, इसके बिना तुम प्रचारक नहीं बनोगे। तो एक योग्य व्यक्ति हो जो समाज में कहीं भी अपना स्थान प्राप्त कर सकता है, वो एक सफल व्यक्ति बन सकता है। लेकिन वो सब छोड़कर वो संघ के काम के लिए अपना जीवन देता है। शुरुआत में 1-2 वर्ष देता है, 3 वर्ष देता है, कुछ 8-10 वर्ष देते हैं और बहुत सारे लोग पूरा जीवन दे देते हैं। तो उसके मन की तैयारी संघ की शाखा में होती है। उसको सही दिशा दिखाना, उसको चेक करना कि वो कितना वो इसके अंदर कमिटेड है, वो सीनियर कार्यकर्ता करते हैं, फिर वो प्रचारक निकलता है। प्रचारक निकलने के बाद में उसको कोई भत्ता नहीं मिलता, बाकी फुल टाइमर से अलग है, कोई तनख्वाह नहीं, कोई भत्ता नहीं, केवल उसको खर्च अपना मिलता है। इसमें एक छोटी सी घटना बताऊंगा कि हमारे कभी अमेरिका में रहते हैं जो बम्बई के स्वयंसेवक थे, तो वो रज्जू भैया जिसमें सत्संग चालक थे, तो उनके वो व्यक्तिगत उनका व्यवस्था देख रहे थे मुंबई के अंदर। तो प्रचारक को अपना हिसाब किताब लिख के देना पड़ता है और वो हिसाब से उसको पैसे वापस मिलते हैं, और वो एक एक पैसे का हिसाब रखता है, तांगे कितने लगे और किताब खरीदी कितने लगे वगैरह वगैरह। तो उसने वहाँ रज्जू भैया कुछ लिख रहे थे, अंदर गए तो इसने झाँक के देखा कि रज्जू भैया क्या लिख रहे थे, तो अपनी वो हिसाब लिख रहे थे। तो हिसाब जब उसने देखा कि उसका खुद का जो व्यय था, विस्तारक के नाते कुछ समय 300 रुपये पर मंथ था, रज्जू भैया का भी खर्चा 300 रुपये के आसपास पर मंथ ही था। तो ये जो प्रचारक ऐसा साधु है जो सांसारिक रूप में, गृहस्थी रूप में, संसार में अलिप्त रूप से रहता है, भगवान ही पहना, इसके कारण वो प्रोटेक्शन भी नहीं कि साधु है, सामाजिक व्यक्ति है, समाज के अंदर निर्विकार भाव से वो काम करता है। और ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता था, लेकिन उसने सोचा कि सबसे बड़ा काम राष्ट्र सेवा का है। कई उदाहरण है, लेकिन समय अपना कम है तो मैं उसे उदाहरण नहीं दूंगा। तो वो प्रचारक फिर जहाँ उसको भेजे वहाँ उसको जाना है, जो उसको पदवी दे उसको पदवी लेनी है, वो काम दे उसको काम लेना है, उसके बाद उसका कुछ नहीं। जो इदम न मम जो मंत्र है, वो मंत्र उसका है कि जो संघ बताएगा वो करना है, और वो काम बिल्कुल अच्छी प्रकार से करना है। जब किसी को लगता है कि मैं नहीं कर पाता, वो प्रचारक रूप छोड़ सकता है, संघ का काम कर सकता है, फिर भी गृहस्थी जीवन बसा सकता है, लेकिन जब तक वो है प्रचारक, तब तक वो इसी प्रकार से अपना जीवन समाज के लिए देता है। जी, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि संघ का काम गृहस्थी चलाते हैं,
लेकिन जी, वो जो कुछ हजार प्रचारक हैं, वो उसका जो स्टील स्केलेटन है, उसकी रीढ़ की हड्डी प्रचारक है, और उसके आसपास सारा जो काम है, सारा जो ढांचा है और जो उसको मसल है, वो सारी गृहस्थी कार्यकर्ताओं की है, जिसमें जी, मेरे जैसे लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अपना काम करते हुए, गृहस्थी संभालते हुए संघ को समय और काम देते हैं। जी। मैं पुस्तक में पढ़ रहा था कि जो प्रचारक हैं वो उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। वो उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूरब, पश्चिम जाते हैं और वहाँ के लोगों के परिवेश के हिसाब से खुद को ढलना पड़ता है। ये पुस्तक में आपको पढ़ रहा था और एक चीज़ मुझे बहुत टच की और मैंने उसकी चर्चा अपने परिवार में कर रहा था कि अगर वो शाकाहारी हैं और ऐसे समाज में जा रहे हैं, हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें, तो वहाँ जाके उनको मांसाहारी होना है क्योंकि वो जो जिस परिवार में जा रहे हैं, वो परिवार के लोगों का भोजन ऐसा ही होता है। तो अपने को एकदम इतना परिवर्तित कर देना, 360 डिग्री परिवर्तित करना, मुझे लगता है कि ये कठिन और दुष्कर कार्य है और ये ऐसा बिल्कुल, प्रचारक करते हैं। खासकर ये जी, मैं समस्या में आती जी, है, जी, जी, पूर्वोत्तर समाज में ज़्यादा आती है, जहाँ पर आमिष भोजन ज़्यादा है, वहाँ पर भी, वहाँ पर बिल्कुल ऐसे लोग जो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन, को ही वहाँ अपना बदलना पड़ता है जीवन, क्योंकि जी, उनको लगना चाहिए हमारा व्यक्ति है। आप किसी घर, मैं भी कुछ 3 साल पहले अरुणाचल प्रदेश गया था। वहाँ के एक जी, लोकल जो वहाँ के वासी हैं, उनके घर मुझे कार्यकर्ता लेकर गया, तो उन्होंने प्रेम से मुझे राइस बियर दी, मैंने, और घर में बनी हुई। ज़िंदगी में मैंने कभी कोई बियर, कोई अल्कोहलिक पदार्थ लिया नहीं। अभी उसने इतने प्रेम से, वो डॉक्टर था, उसने अपने घर में बनाई हुई दी, तो मुझे लेनी पड़ी, लेकिन कभी ली नहीं थी, इसलिए एक ग्लास के अंदर, तो मुझे लगा बहुत हो गया। लेकिन इस प्रकार से करना पड़ता है। ऐसे घर गए जहाँ चाय के लिए दूध नहीं, आप कहेंगे मैं चाय नहीं पीता, दूध पीना, तो क्या करोगे? आपको बिना दूध की चाय बिल्कुल शांति के साथ में पीनी पड़ती है। मैं एक ऐसे चालों में जाता था जहाँ का जो एक बड़ा कार्यकर्ता, उसका शराब का ठेका था, ऑफिशियल लीगल। तो उसके घर जाओ सुबह-सुबह, तो सोडा देता था वो। सुबह-सुबह सोडा भी उतने प्रेम से पीना पड़ता था, जो वैसे आप पीते नहीं है। तो ये जो परिवर्तन है, ये हम आपके साथ हैं, हम आप जैसे ही हैं, ये लगने के लिए सब एक स्वाभाविक रूप से होता है, करना नहीं पड़ता। जी, वो एक त्याग का जीवन होता है, पूरी तरह से एक सन्यासी का जीवन होता है। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए मैं संदीप जी आपके पास आता हूँ। संदीप जी, आपके कुछ सवाल हैं तो आप रतन जी से वो सवाल पूछिए। हाँ, अनिल जी, मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने देने के लिए धन्यवाद। रतन जी को तो मैंने कई सालों से मेरे प्रश्नों से परेशान किया हुआ है। सो यहाँ भी वो करिए। पुस्तक भी वो पुस्तक भी उसी का एक आउटकम था। सो जी, जो उन्होंने कहा। सो रतन जी, जैसा कि अनिल जी का कहना है कि प्रश्न पूछना है, तो एक और प्रश्न मेरा ये कि इमरजेंसी के बारे में आपने चर्चा की, आप उसमें जेल भी गए थे आप, और उसके बाद आपने एक और आंदोलन का जिक्र किया जो विश्व हिंदू परिषद के रूप में बाद में परिवर्तित हुआ। तो ऐसा है कि देश के प्रति जितने भी देश के लिए जितने भी आंदोलन हुए हैं, उसमें संघ का योगदान बहुत रहा है। तो इस पर कुछ इसके बारे में आप कुछ बताएंगे क्या? देखिए, जैसे मैंने संदीप जी पहले शुरू में कहा कि जो संघ के प्रमुख एक जीवन के अंदर जो माइलस्टोन मैं कह सकता हूँ, तो एक तो माइलस्टोन पार्टीशन के समय का संघर्ष ही था। उसमें कश्मीर के अंदर कश्मीर के महाराजा को विलय के लिए मनाने के लिए गुरुजी भी गए थे, इसका भी ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद है, और उनको उन्होंने समझाया था, जिसके कारण महाराज तैयार हुए थे कि हाँ, मैं विलय के लिए तैयार हूँ। ये बात अलग है कि नेहरू जी ही तैयार नहीं थे, जब तक शेख अब्दुल्ला को स्थान नहीं मिलता। ये अब सर्वविदित है। तो उसको मनाने के लिए वहाँ पर गए थे। जब ये डिले हो रहा था, जब वहाँ पर कबाइलियों के साथ पाकिस्तानी आर्मी ने हमला किया, उस समय डोगरा आर्मी के साथ खड़े रहकर और उसके बाद में इंडियन आर्मी के साथ खड़े रहकर संघर्ष के अंदर लगातार स्वयंसेवक उतरे, सैकड़ों स्वयंसेवक बने। उसका कारण ये था कि चाहे हाईवे बनाना है, चाहे वो एयरपोर्ट का रनवे ठीक करना है, चाहे जो शस्त्रास्त्र ऊपर से गिराए गए उनको मिलिट्री को पहुंचाना, उसके अंदर काफ़ी संख्या में उनको हताहत होना पड़ा। और ये उनका एक बहुत बड़ा त्याग था जम्मू कश्मीर को साथ में जोड़े रखने का। दुर्भाग्य से जो जम्मू कश्मीर को भारत में जोड़ना चाहता है कम्युनल है, और जो उसको अलग रखना चाहता है सेक्युलर, ऐसी डेफिनेशन हम बार बार सुनते हैं। उसके बाद पार्टीशन का मैंने बताया कि जिस प्रकार से लगातार संघर्ष चला, आप जानते हैं। फिर चाहे 1962 की लड़ाई हो, 1965 की हो, 1971 की हो, हर युद्ध के समय सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना, रसद पहुंचाना, उनके लिए अन्य जो भी सामग्री कर सकना। 1962 में तो दिल्ली का सारा ट्रैफिक जो था, वो संघ के स्वयंसेवक संभाल रहे थे। 1965 के अंदर भी काम किया। एक किस्सा सुनाता हूँ कि अबोहर के ऊपर हमला हो रहा था 1965 में, ऐसा लग रहा था कि अबोहर अब गया। आपको पता है बाद में वो बहुत बड़ी टैंकों की लड़ाई हुई, जिसके अंदर
हमारे सैनिकों ने अद्भुत साहस के साथ उसको समाप्त किया और अबोहर बचा। तो कहा कि अबोहर खा लो, लेकिन और फाजिल का अबोहर, मेरा ख्याल अबोहर। और उस समय वहाँ के संघ चालक थे, वो कलेक्टर को मिले, बोले हम बिल्कुल खाली नहीं करेंगे, हम यहाँ डट के खड़े रहेंगे। उन्होंने एक संघ का गीत उसको सुनाया। संघ का गीत सुनाने के बाद में कलेक्टर को बड़ा जोश आ गया और लोगों ने वो जो था बॉर्डर का इलाका खाली नहीं किया। 1962 की लड़ाई में भी वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में यही बात हुई थी। तो जहाँ जहाँ हर युद्ध के समय, हर अकाल के समय कितनी घटनाएं सुनाऊं मैं, यानी पूरी पुस्तक है इसके ऊपर, संघ विजन इन एक्शन। हर जगह मोर्चे पर संघ के स्वयंसेवक खड़े रहे, निडर होकर खड़े रहे, जहाँ जान की बाजी लगानी पड़ी लगाई। डिजास्टर मैनेजमेंट में आप जानते ही हैं कि आजकल तो थोड़ा बहुत कवरेज में लग गई है। बड़े बड़े पीड़ितों, अकाल हो चाहे वो भूकंप हो, उसके अंदर हर जगह तुरंत पहुंचते हैं, सबसे पहले पहुंचते हैं। तो ये तो रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस, ऐसा किसी ने उसका उल्लेख किया आरएसएस का। तो इसलिए उसके बारे में और बताना, तो आप मान लीजिए आंदोलन आपने कहा, गौरक्षा आंदोलन 2 बार किया संघ ने, उसको वाचा दी, उसको आवाज दी, जिसके अंदर लाखों की तादाद में लोग खड़े हुए, 1 करोड़ से अधिक सिग्नेचर जमा करके राष्ट्रपति को विज्ञापन दिया गया। राम मंदिर का आंदोलन आप जानते हैं, जैसे मैंने कहा कि पंथ परिवर्तन रोकने के लिए लगातार काम किया। और सबसे पहला जो रिजोल्यूशन था 1959 का, वो काशी विश्वनाथ को हिंदुओं को वापस सौंपने का था। तो टेम्पल फ्रीडम मूवमेंट हो चाहे वो कोई भी अन्य काम हो, उसके अंदर संघ के साथ खड़े रहे। आज़ादी के पहले 1930 के आंदोलन में सैकड़ों लोग जेल में गए, 1942 में गए, कई लोग मरे, जिसके अंदर मैं केवल उल्लेख करूँगा कालानी का, जो अपने हेमू कालानी जो सिंध में थे, उनको फांसी की सजा हुई। वहाँ पर विदर्भ के अंदर गोलियाँ चली, उसके अंदर स्वयंसेवक मरे। और पटना में 3 स्वयंसेवक मरे, उसकी लिस्ट है मेरे पास, जो 6 में से मरे सचिवालय पे झंडा लगाते हुए। गोवा लिबरेशन आंदोलन के अंदर गए, उसके अंदर स्वयंसेवक मेरे अपने भाऊ महाकाल इंदौर के थे, और भी लोग। तो ये हर स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर संघ ने भाग लिया, हर संघर्ष में भाग लिया, जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी। अब इकोलॉजी में काम कर रहे हैं और हर तरफ ग्राम स्वराज में काम कर रहे हैं, सभी जगह। रतन जी, बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि, और किताब में विस्तृत जिक्र भी है इसका, और हम सब जानते हैं कि जो संघ की भूमिका रही है आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रही। चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो सामाजिक आंदोलन हो, चाहे वो जन आंदोलन हो, या इस तरह से जो आपदा के समय में जब जरूरत होती है देश के सामने खड़े रहने के लिए, मदद के लिए, तो भी स्वयंसेवक सामने आते हैं। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, वो सवाल ये है, मालविका जी आ गई हैं, मैं भी उनका स्वागत करता हूं, और उनसे बातचीत करने से पहले मैं अपना सवाल पूरा करना चाहता हूं। एक पत्रकार के नाते मेरे मन में एक सवाल आता है कि इतना सारा सेवा काम, इतना बड़ा संगठन, इतने प्रचारकों की संख्या, जैसे आपातकाल की ही बात करें तो सबसे ज्यादा बंदी जो है वो मीसा बंदी जो है वो संघ के लोग रहे हैं, लगभग 1 लाख से ज्यादा रहे, 1,30,000 में से। तो ये बड़ी संख्या थी। और आज भी अगर आप देखेंगे कोई भी आपदा होती है, उस समय संघ के स्वयंसेवक जो है वो सामने हाजिर होते हैं, लेकिन मीडिया में वो चीज नहीं आ पाती। मीडिया में उतना महत्व और प्रचार क्यों नहीं मिलता? क्या ये संघ नहीं चाहता है, या मीडिया के लोग इस तरह के प्रचार प्रसार को इतना महत्व नहीं देते? क्या कारण लगता है आपको? देखिए, मैंने आपको पहले ही शुरू के सवाल में कहा था कि जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन की भाषा है, ये पत्रकारों की, वामपंथी पत्रकारों की उपज है, और ये संघ के ऊपर नकाब डालना, लोगों को उसकी बुरी नज़र से बचाना, ये पत्रकारों ने किया, बुद्धिजीवियों ने किया। और संघ ने प्रचार के अंदर कहीं महत्व दिया नहीं। डॉक्टर जी के समय से था कि काम करो, काम का महत्व लोगों को पता चलेगा और लोग अपने आप समझेंगे, प्रोपेगेंडा में, पब्लिसिटी में पढ़ो मत। लेकिन ऐसा नहीं कि डॉक्टर जी को इसका उपयोग नहीं पता था। एक छोटी घटना बताता हूँ। मेडिकल कॉलेज के अंदर डॉक्टर जी ने एमबीबीएस के, जिस कॉलेज में राष्ट्रवादी कॉलेज था, अंग्रेजों ने एक बिल बनाया कि यहाँ से निकला हुआ डॉक्टर इलाज कर सकता है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दे सकता किसी प्रकार का। तो उस समय तो बड़ा अपमान था, तो उसमें एक आंदोलन करने का डॉक्टर जी ने विचार किया। हालांकि उनको डॉक्टरी करनी थी, उनको पता था मैं डॉक्टरी नहीं करूँगा। उन्होंने इसके अंदर सैकड़ों सभाओं को उल्लेख किया, वहाँ के लोगों को तैयार किया। वो सभा होती नहीं थी, केवल उसमें 2 लोगों का उल्लेख होता था। पुलिस जाती थी, वो कहते हैं सभा तो हो गई, तो पुलिस को खूब डांट पड़ती थी। आखिर में उसके लगभग 1 महीने बाद आशुतोष मुखर्जी शायद, उनको उन्होंने पहले से कह के रखा था एक बड़ी सभा की, जिसके अंदर वो रहे और बड़ी सफल सभा थी। अंग्रेजों को लगा बहुत ही तो विरोध जबरदस्त है, और उन्होंने वो जो लॉ था वापस ले लिया। तो प्रेस का उपयोग करते हैं, और उन्होंने ये उपयोग 1932 में भी किया, एमपी के अंदर जब इस प्रकार का एक बैन आया, पहला बैन संघ के ऊपर अनऑफिशियल आया था, उस समय भी ये उन्होंने पत्रिकाओं का उपयोग किया। लेकिन उनको पता था
ये व्यक्ति निर्माण का काम प्रोपेगेंडा से नहीं होता, भाषणों से नहीं होता। इसके कारण उससे बचना, ये उन्होंने पथ्य रखा था, गुरुजी ने उसी पथ्य का पालन किया। उसका एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल जिसको आज हम बोलेंगे तो लोग गलत मानते हैं, कहते हैं तो बड़ा गलत है। एक व्यक्ति ने संघ के ऊपर एक पार्टीशन के बारे में किताब लिखी, जिसके बारे में संघ ने बहुत अपना संघ की भूमिका बड़ी अच्छी तरह से तथ्यों से रखी थी। गुरुजी ने उस पुस्तक को रिलीज करने से मना कर दिया। तो व्यक्ति ने पूछा मना क्यों किया, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे घर में माता जी है। उन्होंने कहा तो आपने माता जी के रात को सेवा की थी? बोले हाँ की थी। तो मैंने तो न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ा। ये उत्तर पाने के बाद उन्होंने कहा ये मतलब क्या? उन्होंने कहा हम परिवार के लोग काम कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इसके अंदर कैसा न्यूज कैसे बना? और ये उन्होंने संघ के स्वयंसेवक को स्पष्ट भाषण में कहा कि मैंने कभी आपकी बढ़ाई नहीं की, मैंने संघ की कभी बढ़ाई नहीं की, क्योंकि आप जो कर रहे हैं कर्तव्य कर रहे हैं, आपको इसके लिए समाचार में आने की आवश्यकता क्या है? ऐसे गीत थे उस समय कि वित्त पत्र में नाम न होगा वगैरह। तो इसमें से निकलकर, और दूसरा एक कारण था 1951 में जो संघ की शक्ति 50 में क्षीण हुई थी, उसमें पूरा ध्यान संघ को दोबारा खड़ा करना और कांग्रेस और उसके इस प्रकार से द्वेषी नेताओं के साथ काम का नहीं उलझना, ये भी उसका कारण रहा होगा। लेकिन 1990 में संघ में पहली बार प्रचार विभाग बना, विच इज अबाउट 70 इयर्स लेटर। उसके बाद में धीरे धीरे, क्योंकि स्वयंसेवक के मन में प्रोपेगेंडा नहीं करना, प्रचार नहीं करना, तो प्रचार विभाग ऐसा बना कि प्रोपेगेंडा नहीं, जो काम है उसको बताना, अपना नहीं लोगों का भी अच्छा काम बताना, उसको बताने के तरीके बदलते गए। इंटरनेट जुड़ा, किताबें लिखने लग गए, लेकिन फिर भी एक जो एक फ्लेयर चाहिए मार्केटिंग का, वो फ्लेयर कभी संघ के स्वयंसेवक के मन में है ही नहीं। अच्छा काम है वो बताना, और उसके बारे में लोगों के अंदर वो जागृति आएगी। एक उसका उदाहरण अब आप देखें, कोविड के समय संघ के लोग फोटो भी खींचने लग गए, सोशल मीडिया में डालने लग गए, शॉर्ट फिल्म बनाने लग गए। तो धीरे धीरे ये अपने आप को प्रस्तुत करना लोगों के आगे, ये आदत पड़ रही है। लेकिन वो आदत बिगड़ ना जाए, उसके कारण मैं अपने आप को प्रोजेक्ट करूँ, ये जो एक मन में भावना रहती है वो न आए, इसके कारण बार बार उनको टोकना पड़ता है। ये भी एक समस्या है, क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम ये प्रचार से, भाषणों से नहीं होता। वरना बहुत बड़े बड़े संगठन इस देश में होते, बहुत ताकतवर होते। आज भी यूट्यूब के बड़े बड़े वीर हैं जो हमसे अच्छी बातें करते हैं, लेकिन संगठन के नाम पे वो कुछ खड़ा नहीं कर सकते। जी, आपका यही कहना है कि मूल में जो है वो प्रचार नहीं है, काम है, सेवा है संघ के काम में। मैं एक सवाल और सेवा तो लूंगा बाद में इसके जोड़ना, बाद। समाज को जोड़ना। तो जी, समाज को जोड़ना है तो आपको किसी को अगर आप बोलेंगे मेरा प्रचार होना चाहिए, तो दूसरा व्यक्ति नाराज होगा। इसलिए प्रचार में पढ़ना ही नहीं, लेकिन एक संघ के काम बताने की प्रवृत्ति बन रही है और अच्छी बन रही है। लेकिन ऐसा भी होता है, लोग संघ के कार्यक्रम में जाते हैं बताने के लिए, मैं संघ का हूँ, फोटो डालते हैं। वो सब प्रचार का भाग नहीं है, वो स्वयं तुष्टि का भाग है। जी, हमारे साथ मालविका जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मालविका जी कवयित्री हैं, जानी मानी नाट्यकर्मी हैं, और आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। उससे पहले मैं एक सवाल पूछ के और फिर मालविका जी का सवाल लूंगा। वो सवाल ये है कि एक जो आरोप लगता है संघ पे, जैसा आपने कहा कि जो विरोधी और जो वामपंथी वो कहते हैं कि जो संघ है उसमें लोकतंत्र नहीं है और उसकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है। इस बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, ज्योति बसु प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था, उसको पोलिट ब्यूरो के गिने चुने 10 लोगों ने या 11 लोगों ने, जिन ना चुनाव लड़ सकते हैं ना जीत सकते हैं, ऐसे लोगों ने उसको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। वो कम्युनिस्ट पार्टी की आज़ाद भारत के अंदर सबसे बड़ी गलती थी। तो नॉन इलेक्टेबल लोग इस प्रकार से अब निर्णय लेते, तो ऐसा होता है। संघ की जहाँ तक बात है, संघ के अंदर निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो इतनी एलैबोरेट है कि यूनैनिमिटी के बिना उसको एक साझा, उसको एक कॉमन एक निर्णय लेने के पहले वो निर्णय लिया ही नहीं जाता, चाहे वो 1 दिन लगे, चाहे 1 महीना लगे, चाहे 1 साल लगे। ये जो प्रवृत्ति है सबसे बड़ी लोकतंत्र की निशानी है कि आप निर्णय सबको साथ में लेकर ही लेंगे। अगर 10 लोगों में एक भी व्यक्ति उस बैठक के अंदर कहता है कि ये गलत है, तो विषय के ऊपर निर्णय नहीं लिया जाएगा, उसको निर्णय के तौर पे लागू नहीं किया जाएगा। ये पहली लोकतंत्र की निशानी है। उसके बाद में ये जो निर्णय लेने की प्रक्रिया ऊपर तक चलती है। ये बड़ा मजाक का विषय था कि संघ के हाफ पैंट को फुल पैंट करने के अंदर कई वर्ष निकल गए, क्योंकि पुराने कार्यकर्ता जिनको लगता है कि हाफ पैंट के अंदर बहुत हमारी यादें जुड़ी हैं, हमारी आइडेंटिटी है, जब तक वो नहीं माने। और एक ऐसा काल आया कि मोहन जी ने कहा कि अब आने वाले 5 साल हम ये इसकी बात ही नहीं करेंगे। उसके बाद में हाफ पैंट को फुल पैंट किया गया। एक छोटा सा निर्णय में लगता है, इसलिए मैंने कहा निर्णय छोटा या बड़ा, लेकिन वो निर्णय लेते समय सबको साथ लेके चलना। दूसरी बात, ऑफिशियली भी संघ के अंदर चुनाव की प्रक्रिया है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो प्रतिनिधि चुनकर अपना एक प्रतिनिधि भेजते हैं अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में।
वहाँ पर सरकार सेवा की जो पोस्ट है वो इलेक्टेड पोस्ट है, वो 3 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं और उसके बाद में 3 साल बाद फिर उनको इलेक्ट होना पड़ता है। सरसंघ चालक की पोस्ट केवल जो है वो नॉमिनेशन की पोस्ट है, वो सरसंघ चालक एक एडिशन के तौर पे वो चुना जाता है। उसकी भी प्रक्रिया सरसंघ चालक अकेला नहीं लेता। अगर पत्र पढ़ेंगे सरसंघ चालकों में, वो कहते हैं कि मैंने सारे सीनियर कार्यकर्ताओं से बात की, वरिष्ठ लोगों से, सब वरिष्ठों से बात करके मैंने निर्णय लिया। तो संघ में सारे निर्णय लोकतंत्र के तरीके से ही होते हैं, जो कि झूठे वोट यानी वोट के झूठा नाटक, लोकतंत्र का झूठा नाटक, झूठम तेजाब, मार धाड़ और संघ के न टूटने का ये बहुत बड़ा एक सीक्रेट है कि 100 साल के अंदर बाकी कई लोग, संगठन कोई ऐसा नहीं है जो नहीं टूटा। हिंदुओं की खासियत है कि 2 लोग होते हैं, 3 विचार होते हैं। समाजवादी के अंदर कहा जाता है, हिंदू समाज के अंदर यही सत्य है। तो उसके कारण सबको साथ लेके चलने की प्रवृत्ति है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी निशानी है। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल देखें तो भी लोकतंत्र है। मैं उससे ज़्यादा महत्व मानता हूँ कि निर्णय सबको लेकर ही करना है, और जो प्रोसेस है छांटने का, जो व्यक्ति सबको साथ लेके चल सकता है वही आगे बढ़ता है। ये भी संघ की विशेषता है। किसी का चाचा, मामा, दोस्त ये संघ में कभी पदवी पर नहीं पहुँच सकता। ये 100 साल का इतिहास। जी बिल्कुल। और इस तरह जो है वो जो लोग हैं उनको शायद पता नहीं, उनको ये किताब पढ़नी चाहिए और किताब पढ़ने के बाद ही उनको पता चलेगा कि वाकई में कितना संघ में लोकतंत्र है। आपने बहुत डिटेल से इस बारे में बात की है। हमारे साथ मालविका जी हैं। मालविका जी से पहले मैं संदीप जी, आशीष जी, आप दोनों लोग के मन में कोई और सवाल भी है तो आप सवाल वो और भी पूछ सकते हैं। मैं मालविका जी से कहूंगा कि वो अपना सवाल पूछे और इसके बाद संदीप जी अगर आपके मन में, या जोशी जी आपके मन में और सवाल हो तो आप और भी पूछ सकते हैं। जी मालविका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कीजिए अपने को। जी हाँ जी। हाँ जी। नमस्ते और सभी का अभिनंदन करती हूँ मैं, सबसे ज़्यादा डॉक्टर रतन शारदा जी का इतनी बेहतरीन पुस्तक के लिए। बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव सा इसका टाइटल है कि RSS 360 डिग्रीज। इसी पर से मैं एक प्रश्न बस कि 360 डिग्री यानी अपन पूरा एक सर्कल, फुल सर्कल। तो अगर हम किसी भी चीज़ के एक फुल सर्कल की बात करते हैं तो वो महिला पुरुष छोड़ करके नहीं, पूरे सबको लेकर के होता है। और जिस तरह से हम लोग देखते हैं हमारे संगठन में, जैसे राष्ट्रीय सेविका समिति है या स्त्री शक्ति का भी प्रकल्प है, और हर एक जितनी भी संगठन है हमारे इसके RSS के, उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व है हर जगह। इतना सब कुछ व्यापक रूप से होने के बावजूद यदि हम RSS इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो RSS की छवि स्त्री विहीन या स्त्री की भागीदारी रहित दिखती है। इसके लिए क्या किया जा सकता है? हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है RSS, वो क्या कर रही है स्त्री की पहचान? हाँ, देखिए पहली बात आपने स्वयं कह ही दिया कि हमारे एक बहुत बड़े अधिकारी थे प्रहलाद राव भयंकर, उनको किसी ने पूछा कि महिलाएं जो है वो महिलाओं का क्या स्थान है संघ में। उन्होंने कहा संघ की शाखा में महिला नहीं है लेकिन संघ में महिला है। तो ये जो एक अप्रोच है कि संघ की शाखा में महिला नहीं लेकिन संघ में है, तो जैसा आपने स्वयं कहा कि अगर आप संघ के अंदर जितनी महिलाएं इन्वॉल्व हैं, अगर आप उनकी संख्या गिने तो जितने भी तथाकथित प्रगतिशील जो भी हमारे संगठन है समाज के अंदर, उनकी संख्या अगर आप गिने, वहाँ महिलाओं की संख्या और उनका योगदान, तो उससे योगदान किसी भी तरीके से संघ के अंदर महिलाओं का बहुत ज़्यादा है। ये स्वयं सिद्ध सत्य है। जहाँ तक संघ के अंदर शाखा में पहले महिलाएं नहीं थी तो उसका कारण तो बहुत फिजिकल कार्यक्रम थे संघ के अंदर, बहुत ज़्यादा शारीरिक कार्यक्रम थे। 1925 के अंदर बात करें तो शारीरिक रूप से महिला पुरुष एक साथ खेल सकते हैं, क्या बड़ा प्रश्न था। आज भी नहीं होता बहुत तर। तो इसके कारण महिलाएं अपना संगठन चलाएंगी, इस प्रकार से वो महिलाओं का अलग संगठन चला। लेकिन संघ और सारे संगठनों के अंदर आप देखें तो महिलाओं का बहुत अच्छा योगदान है, लेकिन हाँ योगदान और बढ़ना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं है। और जब संघ के अंदर महिलाओं का योगदान है, जैसे मैंने कहा तथाकथित प्रगतिशील से ज़्यादा है, लेकिन समाज के अंदर 50% महिलाएं हैं, उनको स्थान और अधिक मिलना चाहिए। हमारी बैठकों में आमतौर ये होता है कि महिलाएं कितनी है इस वर्किंग कमेटी में, महिलाएं कितनी इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर,
ऐसी चर्चा हमेशा होती है और प्रयत्न चलता है, और ये बदलने में थोड़ा और समय जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ महिलाओं ने योगदान दिया है, लीडिंग पोजीशन पर महिलाएं रही हैं। कम्युनिस्ट पार्टी में पहली महिला पोलिट ब्यूरो में आई लगभग 90 साल बाद, और वो सेक्रेटरी की पत्नी थी। भारत के अंदर तो आप देखिए कि विश्व हिंदू परिषद में राजमाता सिंधिया से लेकर लगातार हर स्थान पे महिलाओं ने बहुत उच्च स्थान प्राप्त किया है और बहुत संघर्ष के साथ काम किया है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, परिस्थिति के साथ बदलते हुए महिलाएं संघ की शाखा में आ सकती हैं क्या, इस प्रश्न के ऊपर मैं आपको उदाहरण दूंगा कि हिंदू स्वयंसेवक संघ, जिसको चलाने वाले संघ से प्रेरित स्वयंसेवक है जो बाहर काम कर रहे हैं, खासकर अमेरिका में, वहाँ पर शाखाओं में महिला पुरुष दोनों आते हैं, परिवार आता है, और महिलाओं के शारीरिक कार्यक्रम अलग होते हैं, पुरुषों के अलग होते हैं, लेकिन कुछ कार्यक्रम इकट्ठे होते हैं, बौद्धिक कार्यक्रम इकट्ठे होते हैं, और कुछ और भी शारीरिक कार्यक्रम इकट्ठे होते हैं। खुद मैं गया था 2 साल पहले, वहाँ देख कर आया मैं। कुछ शिक्षिकाएँ हैं, कुछ शिक्षक है। वहाँ की बौद्धिक प्रमुख महिला थी और शारीरिक प्रमुख पुरुष था। जो गण ले रही थी, कुछ महिलाएं थी, कुछ पुरुष थे। ये एक एक्सपेरिमेंट यूएसए में चला। जब मोहन जी का प्रश्न पूछा गया एक बैठक के अंदर, तो मोहन जी ने कहा कि सेविका समिति और संघ ये अलग अलग काम कर रहे हैं, पैरेलल काम कर रहे हैं, हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं का निर्णय महिलाओं ने लेना चाहिए। जिस दिन समिति के कार्यकर्ताओं को लगा कि हमारा संगठन अलग नहीं, संघ में होना चाहिए, ऐसी अगर उन्होंने मांग रखी तो संघ इस पर विचार करेगा। पर ये निर्णय संघ कहे, ये निर्णय लेने का अधिकार केवल महिलाओं को है जो संगठन चला रही है। लेकिन महिलाओं की भागीदारी कुल मिलाकर अधिक होनी चाहिए, इसमें शंका ही नहीं। आप लोकसभा देखिए, राज्यसभा देखिए, 33% रिजर्वेशन का बिल कितने सालों से घूम रहा है, वो तो संघ के हाथ में नहीं है। वो तो यही पॉलिटिशियन है जो आपको कह रहे हैं कि महिलाओं का सभाग क्यों नहीं है, उन्होंने क्या किया इस काम के बारे में। तो इसके कारण समाज की सोच जब तक नहीं बदलती, जिसका प्रयत्न संघ लगातार कर रहा है, तो ये जो है, ये व्यक्तिगत प्रयत्नों से ये धीरे धीरे सभाग बढ़ेगा। जी रतन जी, बहुत सारे लोग जो है, हाँ कुछ आप कह रही थी मालविका जी, कोई संतुष्ट है या कुछ और पूछना चाहते हैं? मुझे यही लगता है कि जैसे हम हमेशा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो अगर ये हमारे से ही शुरुआत हो जाए, ने किसी तरह हम स्त्रियों को इस प्रकल्प के लिए ले लें, उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। होता क्या है ना, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि जब बैठकें होती हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे संगठन की जहाँ महिला पुरुष दोनों है, तो बैठक का समय क्या हो, दोनों फर्क है। ये उदाहरण जब मिलता है तो बोलते हैं, तो जब वो कहते हैं कि शाम को 7 बजे, तो महिला एक धीरे से कहती है 7 बजे तो मुझे घर में खाना बनाना है, मेरे घर में बच्चे मेरे साथ होंगे, तो उनको समय नहीं चलता, उनको दोपहर को समय चलता है, पुरुष को दोपहर को नहीं चलता। इस सबका सामंजस्य करके फिर भी इकट्ठे काम करना, ये विशेषता है, और इसका प्रयत्न लगातार चलता है, और इसके अंदर सफलता भी धीरे धीरे मिल रही है। लेकिन ओवरऑल महिलाओं का सहभाग सब जगह कम है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, एक पूरी सर्वे किया गया जो संघ की महिलाओं ने किया, और उसके अंदर मोहन जी ने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा कि महिलाओं को उनका काम करने दो, ना उनको रोको, ना उनको दिशा दो, अपना दिशा जानती हैं। तो यह जब विचार समाज के मन में आएगा तो अपने आप सभाग बढ़ेगा, और प्रयत्नपूर्वक बढ़ना ही चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं। हमारे पास हम धीरे धीरे समय भी हमारा होने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ बड़े इंटरेस्टिंग सवाल जो मैं भी देख रहा था फेसबुक पे, कुछ लोगों ने सवाल भी पूछे, मैं वो सवाल भी लेना चाहूँगा। फिरोज अहमद बख्श साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और तमाम अखबारों में लिखते हैं। उन्होंने एक सवाल किया है, बख्श साहब ने कहा है, फिरोज साहब ने, कि जैसे कांग्रेसियों ने अपने नेताओं गांधी, नेहरू, पटेल आदि को हीरो बना दिया है, आपने अपने दिग्गजों हेडगेवार, सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोलवलकर जी, दीनदयाल उपाध्याय जी को अब तक जीरो क्यों बना रखा है? ये जीरो क्यों बना रखा है? क्या आपको लगता है, जैसे अभी आपने कहा कि जी रतन जी, जैसे आपको, मुझे लगता है कि आपने अपनी पत्नी को मारना छोड़ दिया क्या? नहीं, मुझे लगता है कि इन्होंने इस तरह से सवाल, मुझे लगता है कि अगर मैं कहूँ हाँ तो भी मुश्किल, ना तो भी मुश्किल, तो रतन जी आपने आरोप लगा दिया। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो कहना चाह रहे हैं, इनकी जो भावना है वो ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि प्रचार से दूर रहने की बात रही, तो इस तरह से जो ये वाकई में कि जो हमारे नायक कह सकते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा ऐतिहासिक योगदान रहा है, वो सारी चीजें वाकई में इतिहास में उस तरह से नहीं आ पाई हैं जितना आना चाहिए। शायद ये कहना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, मैं मानता हूँ, मैं हालांकि मजाक में मैंने बात की, लेकिन ये एक तो पहली बात समझे कि संघ के काम व्यक्ति निरपेक्ष है, व्यक्ति बदल सकता है, संगठन नहीं रुक सकता। ये डॉक्टर जी के समय से एक कड़ा सिद्धांत था।
मैंने जी। आपको शुरू में कहा था कि डॉक्टर जी का एक चरित्र लिखने के लिए सज्जन आए, तो उन्होंने कहा मैंने जीवन में किया ही क्या है, मेरा बड़ा बोरिंग जीवन है, मेरे बारे में क्या लिखोगे। उन्होंने अपना चरित्र लिखने के लिए मना कर दिया। ये चरित्र उनके गुजरने के कई सालों बाद नाना पालकर ने लिखा। यही बात रज्जू भैया ने, सब होने के बाद, रज्जू भैया तो बहुत रीसेंट बात है, उनको कहा, उन्होंने कहा नहीं मेरे बारे में कोई इस प्रकार का चरित्र लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं कौन, मैं कुछ भी नहीं। तो व्यक्ति निरपेक्ष काम है, इसलिए भगवान को अपना गुरु माना, पहली बात। दूसरी बात, व्यक्ति से ज्यादा काम श्रेष्ठ, इसलिए व्यक्ति की स्तुति नहीं करना। तो ऐसा कोई भी जन्मदिन किसी भी सरसंघ चालक का शुरू से आज तक मनाया नहीं गया। डॉक्टर जी की स्मृति बनी, उसके बाद गुरु जी कहकर गए कि किसी की भी और स्मृति भवन नहीं बनना चाहिए, कोई स्मृति नहीं बननी चाहिए। तो उनकी छोटी सी निशानी जहाँ उनको उनका अंतिम क्रिया हुई वहां पर है। और बाला साहब देवरस कह के गए कि मेरी जो अंतिम क्रिया है ये कॉमन म्युनिसिपालिटी के शमशान में होनी चाहिए, क्योंकि उनमें स्पष्ट कल्पना थी कि ये जो सारा रेशिम बाग ये सारा है, ये छतरियों का स्थान नहीं बनना चाहिए। यानी एक बार बाला साहब देवरस की छतरी फिर दूसरे की छतरी, ऐसा न हो। लेकिन ये इस प्रकार से रज्जू भैया ने कहा जहां मैं गुजर गया वहीं मुझे मेरा सारे अंतिम कार्य कर देना, सारा भारत मेरा है। तो ये जो एक लगातार एक सोच चली कि व्यक्ति बड़ा नहीं, व्यक्ति को प्रोजेक्ट नहीं करना, इसके कारण जब जब सरसंघ चालक बदले, हर बार लोग कहते थे आफ्टर गुरुजी हु, फिर बाड़ा साहब, उनको लगा आप गया संघ, फिर बाड़ा साहब देवरस आए तो उनको लगा अब क्या होगा, बाड़ा साहब देवरस के बाद कौन। अब लोगों ने प्रश्न करना बंद कर दिया। अब लोगों की अटकल ये रहती बनेगा कौन। तो ये एक जो खुद को न प्रोजेक्ट करने की एक बहुत एक कठिन निर्णय जो संघ के अधिकारियों ने लिया, इसके कारण उनकी जानकारी कम है। आपको आश्चर्य होगा कि किताब मैं लिख रहा था संघ के लिए, जिसके अंदर मुझे फोटो जमा करने के लिए कम से कम 6-7 महीने लगे। अलग अलग संपर्कों से मुझे फोटो निकालनी पड़ी, फोटो नहीं है। रज्जू भैया का चरित्र मैंने लिखा, मुझे बहुत पूछने के बाद में बड़ी मुश्किल से 2-3 फोटो मिली। तो ये अपने आप को आत्मविलोपी करना ये संघ के प्रचारकों का स्वभाव है। संघ नहीं रोकता। आज अगर मुझे चरित्र लिखना है तो मुझे इतनी मुश्किल से साहित्य मिलता है कि कठिन है कहना, लेकिन लिखना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, इसका आग्रह मैं करता हूँ। रज्जू भैया का मैंने चरित्र लिखा, उसके बाद जो इवोल्यूशन ऑफ संघ है उसके अंदर मैंने 6 सरसंघ चालक के बारे में लिखा। मोहन भागवत जी के बारे में कुछ पता नहीं था, मैंने संपर्क निकाल के उनके परिवार में प्रश्न किए और उसके कारण मुझे कई डांटा कि तुमने क्यों किया। त्याग की पर एक तरह से त्याग की पर नहीं, अभी आप निकाल दीजिए, स्वभाव नहीं है। अब संघ में प्रचार करने की इच्छा है, अपने विचार प्रस्तुत करता है, लेकिन स्वभाव में अभी तक उतरा नहीं है। और नई पीढ़ी के मन में उतरेगा तो उस समय ये ना हो कि वो प्रचार करे और काम ना करे, ये ना हो जाए। लेकिन प्रचार की आवश्यकता संगम समझना है जी। और त्याग की पराकाष्ठा भी रही है कि भाई आप अपने हमारे नाम पे कुछ तरह से कोई भवन न हो, कुछ ना हो, ये भी एक त्याग है, त्याग की पराकाष्ठा। शायद ये त्याग की वजह से ही जो है वो बहुत सारी बातें लोगों को नहीं पता चल पा रही, और मुझे लगता है कि समय की जरूरत भी है कि लोगों को पता चले। मोहन जी ने कहा था ना हमारे साथ, मुझे लगता है रतन जी हमारे पास समय कम है, मुझे जी रतन जी हमें लगता है समय कम है। हम 2 मेहमान हमारे पास है, इनसे कुछ और सवाल ले लेते हैं। आशीष जी, संदीप जी कुछ और सवाल, आप तो सवाल करते रहते हैं, संदीप जी कुछ और सवाल यहाँ भी इनसे करिए। हाँ, मैं एक रतन जी से जानना चाहूँगा कि आपकी जो इस पुस्तक हम लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी पुस्तक लगी, बट इसका कोई क्रिटिसिज्म आपको मिला क्या, कोई हार्श क्रिटिक जिसका आपको याद हो, जिसका आप उल्लेख करना चाहें? हाँ, मैं एक दिन ढूंढ रहा था कि मेरा रिव्यू कहाँ पर है, तो एक वामपंथी पत्रिका के अंदर कुछ था ऐसा कि बड़ी ये तो मतलब बड़ी एवरेज, बहुत ही संघ स्तुति की पुस्तक है, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है, बोरिंग ऐसा एक लिखा हुआ है, ऐसा था। बाकी कोई ज़्यादा कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि जो तथ्य है वो अपने आप के लिए बात करते हैं, तो कोई क्या बोलेगा। तो लेकिन एक मैंने सी पढ़ी, और एक अभी जो नव हिंदुत्ववादी नए जागे हैं उनमें से एक ने कहा कि ये बहुत पुअरली एडिटेड बुक है। पहले अच्छा मानते थे, आजकल अपने आप को बहुत प्रखर हिंदुवादी मानते हैं, संघ से अधिक, यानी मोर हिंदू देन यू। ऐसा जो एक नया क्लास निकला है जो संघ के हिंदुत्ववादी कंधे पे सवार होकर अपने आप को और ऊंचा ले जाना चाहता है। उसमें किसी ने कहा कि बड़ी बी ग्रेड की किताब है, बड़ी बोरिंग है, एडिटिंग बड़ी पुअर है। वो खुद को संघ का स्वयं से कहता है और बोलता है कि मैंने बहुत काम किया, बड़े बड़े सरसंघ चालकों के साथ मैंने चर्चा की है। हम तो नहीं कहते, हमारी तो हिम्मत नहीं है सरसंघ चालक से चर्चा करने की। हम प्रश्न पूछते हैं, उत्तर मिलते हैं। रतन जी हमारे साथ शांतनु जी भी जुड़ गए हैं। शांतनु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप भी लेखक हैं और कई किताबें लिखी हैं, बीजेपी का इतिहास लिखा है,
योगी जी की जीवनी भी शांतनु जी ने लिखी है। अभी बता रहे थे कि फुटबॉल पे भी एक किताब इन्होंने लिख दी है, और पैनलिस्ट के नाते, लेखक के नाते ये भी चैनलों पे आप सब इनको जानते और देखते होंगे। शांतनु जी, हमारे पास समय बहुत कम है, आपके मन में कोई सवाल है जो रतन जी का प्रश्न भी पड़ा हुआ है जी? तुली जी का सवाल अभी हम, तुली जी शायद अभी शायद वो अभी है नहीं, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, यहाँ रुके हुए थे, उन्होंने कुछ सवाल भेजे हुए हैं, मैं सवाल वो पूछूंगा शांतनु जी के बाद। शांतनु जी, आपका सवाल। रतन जी नमस्कार। रतन जी से पुराना परिचय है, हम लोग चैनलों में पहले तो फिजिकली जाते थे, तो अक्सर मिलते भी थे जब वो दिल्ली किसी इलेक्शन कवरेज के लिए आते थे। अब तो स्क्रीन पे देखना होता है। मैंने तो आपकी किताब जो पुराने फॉर्मेट में थी, जब 360 नाम से नहीं थी, अपनी बीजेपी वाली किताब में कई जगह कोट भी करा है, क्योंकि मुझे कुछ बाकी ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिले थे। और ये मानना पड़ेगा कि आपकी किताब से पहले संघ पे बहुत ज्यादा इंग्लिश में तो कम से कम लिखा था, और वो भी कॉम्प्रहेंसिव नहीं लिखा था, या किसी एक जो उनके हेड रहे उनकी जीवनी हो सकती है, वहां से ले लो, लेकिन आपकी किताब में कॉम्प्रहेंसिव व्यू, वो बहुत अच्छी बात है। जो हर समय आरोप आता है संघ पे रतन जी, कि सवर्णों का एक सवर्णों का ग्रुप है और जातिवादी संगठन है, उस पे कैसे उत्तर देते हैं आप, और आपकी किताब ने क्या कवर किया है 360? वो कहते भी हैं इसमें महिलाएं नहीं हैं, इसमें सवर्ण है, वो भी ज्यादा एक स्टेट से ज्यादा आते हैं, महाराष्ट्र से ज्यादा आते हैं, तो इस पे आपका रतन जी क्या जवाब? देखिए, एक स्टेट से आते हैं वो तो अभी पुरानी बात हो गई, लेकिन अगर आप देखें तो रामकृष्ण मिशन में भी पहले सारे के सारे साधु, सारे के सारे ब्रह्मचारी बंगाल से ही आते थे। जहाँ कोई संगठन पैदा होता है वहीं से लोग अधिक आते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। जहाँ तक ब्राह्मण होने का आरोप है, तो देश के जितने भी आंदोलन चले, सारे आंदोलनों को लीड करने वाले ब्राह्मण थे। आप चाहे कांग्रेस लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी लीजिए, समाजवादी पार्टी लीजिए, आप ढूंढ के नाम निकालिए, अगर आपको नेता ब्राह्मण ना निकले तो मुझे कहिएगा, मैं नाम गिनने जाऊंगा तो समय कम है। उसका कारण ये था कि दुर्भाग्य से, या जो भी कहें ऐतिहासिक कारण से, एक प्रबुद्ध समाज का जो वर्ग था, जो ब्राह्मण ने अपने आप के अपनी मोनोपोली की होगी, या जैसे भी आप रखें, उसी प्रबुद्ध वर्ग को लगता था जो गलत हुआ उसको बदलना है। इसके कारण उन्होंने उतर के सारे समाज को बदलने के लिए या समाज के सुधार के लिए जो कदम उठाए, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे वो अन्य कोई भी संस्थाएं हो, समाजवादी पार्टी हो, उसके अंदर ज़्यादा नेतृत्व ब्राह्मणों के पास था, इसमें कोई शंका नहीं, जो कि उस समय का ऐतिहासिक एक मोड़ था। लेकिन आगे जाके संगठनों ने किस प्रकार बाकी लोगों को जगह दी, ये देखने वाली बात है। तो संघ के अंदर जाति के ऊपर तो कभी कभी किसी के पूछा ही नहीं। मैं 2-3 छोटे छोटे उदाहरण दूंगा। रमेश पतंगे महाराष्ट्र के जाने माने साहित्यकार हैं, उनकी किताब निकली थी मी मनुवाणी संघ, यानी मैं, मनु और संघ, जो एक जातिवाद के ऊपर उनका जो अनुभव था संघ में, उन्होंने बताया था, और उसके अंदर उन्होंने सारी बातें की थी। वो रमेश पतंगे मेरे इलाके के कार्यकर्ता थे। जब तक उन्होंने किताब नहीं लिखी थी, मुझे पता ही नहीं था कि वो इस समाज से ताल्लुक रखते हैं। ये संघ की पहली आपको मैं बताता हूँ बात। दूसरी, बच्छराज व्यास, ये तो मैंने बात की आज की, मेरे खुद बचपन की। अभी मैं बात करूँ तो बच्छराज व्यास जो संघ के फुल टाइमर बने, भाजपा के कार्यकर्ता बने, बहुत अच्छे कवि थे। जब वो संघ में आए तो कैंप में उनको बुलाया गया, तो डॉक्टर जी के उन्होंने संदेश भेजा कि मैं तो अपना खाना खुद पकाऊंगा, मैं किसी के हाथ का बना हुआ खाना खा ही नहीं सकता। तो उसको कार्यकर्ता ने कहा मत आओ। डॉक्टर जी ने कहा नहीं, तुम आओ, उसको आने दो, उसको बर्तन लाने दो, अपना खाना लाने दो। वो गए, उसने अपने टेंट में एक दिन खाना बनाया, दूसरे दिन उनको बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा मेरी गलती है, मैं सबके साथ रहना चाहिए और मैं अपना खाना आपसे अलग नहीं बनाऊंगा। तो व्यवहार द्वारा लोगों को बदलना है, और जाति का बात उल्लेख भी नहीं करना। डॉक्टर जी का अनुभव, अपना डॉक्टर अम्बेडकर जी का अनुभव है, गांधी जी का अनुभव है, यहाँ दोहराऊंगा नहीं, जिन्होंने माना कि हमको पता ही नहीं चला कौन किस जाति का है, पूछते ही नहीं। तीसरा उदाहरण दूंगा कि ये ताज़ा उदाहरण है जो मैंने स्वयं सुना बहुत सीनियर कार्यकर्ता से। जब ये सहसर कार्यवाह के सारे नाम निकलते हैं, तो किसी ने एक बहुत बड़ी हेडलाइन बनाई कि जाति, फिर एक ब्राह्मण का एक पिछड़ी जाति के ऊपर वर्चस्व, ऐसा करके कुछ कहानी बनाई, क्योंकि उसमें अपॉइंटमेंट सहसर कार्यवाह हुआ था। तो इस व्यक्ति को किसी ने पूछा, तो जब वो ये अधिकारी को पूछा, ये उन्होंने मुझे बताया, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने उस जिसको पिछड़ी जाति का कहा गया था, उनको पूछा कि आप कौन सी जाति के हैं। तो जिसको पूछा वो मुस्कुरा के चुप कर गया। यानी इस प्रकार से जाति को रिकग्नाइज करना ही नहीं, और इसके कारण संघ के अंदर सबसे अधिक इंटरकास्ट मैरिजेस, सबका स्वागत होता है। और यहाँ तक कि मुसलमान से भी शादी हो, किसी लड़की को, मुसलमान लड़की से शादी, मैं कार्यकर्ता को जानता हूँ, शादी हुई थी, बहुत प्रगतिशाली, एक प्रगतिवादी महाराष्ट्र के थे वो, मुस्लिम कार्यकर्ता समाजवादी के। और इसी तरह ये सारे, और अब अगर आप देखेंगे
हमारे प्रांत के जो कार्यवाही पिछले कई सालों से वो इसी समाज से आते हैं। हम ये समाज को दलित बोलते नहीं थे, स्वभाव नहीं था, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भी बोलते थे, क्योंकि इस प्रकार बोलने से हम एक स्टैंप लगा रहे हैं उनके ऊपर। लेकिन स्थान स्थान पर हर संगठन के अंदर अपनी योग्यता के अनुसार बहुत आगे तेजी से हर वर्ग के लोग बढ़ रहे हैं। और ये जो आरोप है ये केवल इसलिए है कि जो कहने वाले हैं उनको भी समस्या, अभी मैं किसी का पढ़ रहा था इंटरव्यू, याद नहीं है, जिसने कहा मुझे एक दलित व्यक्ति इस पर्टिकुलर संगठन के अंदर टॉप की पोजीशन में आता हो बता दो। कांग्रेस के अंदर हम जानते हैं क्या हाल है, खुद को समाजवादी कहने वाली पार्टियों में देखिए क्या है। यहाँ ईमानदारी से उनका उन्नति हो, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले, और स्थान स्थान पर ये वर्ग आज वहाँ पर संघ के बहुत जिम्मेदारी स्थानों पर बैठा है और आने वाले समय में उच्च स्थान पर पहुंचेगा, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन ये जबरदस्ती थोपने वाली चीज नहीं, जाति पूछ के स्टैंप लगाने वाली चीज नहीं है। इसके कारण संघ के अंदर अपनी गति है, लेकिन बिना जाति पूछे लोग जगह जगह पहुंचते हैं, इसमें कोई शंका है ही नहीं। तो इसके कारण ये, जैसे मैंने कहा कि ऐतिहासिक था ये और हर दल में था, तो इसके कारण इसको हम बहुत बड़ा आरोप नहीं मान सकते, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, समय हमारा लगभग पूरा क्या ज़्यादा ही हो गया, 9 बजे तक इसे समाप्त करना था, लेकिन सवाल बहुत सारे, मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल है, मेरी सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन फिर कभी उन पे पूछेंगे। लेकिन आशीष जी, मैं चाहता हूं कि एक सवाल आपका, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो एक सवाल आप पूछें और इसके बाद कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ ले जाते हैं। धन्यवाद अनिल जी। मैं जैसे गांधी जी की हत्या को लेकर कई सारे सवाल बार बार संघ को गाए भगाए उठाते रहते हैं, कभी हमारे विपक्षी संघ के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। रतन शारदा जी ने उसका जिक्र थोड़ा सा उसमें 1948 के समय का किया है, लेकिन मैं ये थोड़ा सा स्पष्ट फिर से जानना चाहता हूँ कि बार बार ये क्यों, मतलब विपक्षी जो है हम पर मौका हमला करते हैं कि गांधी जी की हत्या से पहले, जबकि इसका बिल्कुल साफ हो चुका है, लेकिन फिर भी वो बार बार इस तरह के आरोप दोहराते हैं। इस पर चाहूंगा थोड़ा सा एक बार और स्पष्ट हो जाता कि विरोधियों को हम उनके सवालों ऐसा का कि जवाब। विरोधियों को कुछ ना कुछ कहने के लिए चाहिए, आपको जोड़ना है अनिल जी? हाँ, इसी के साथ मैं 2 सवाल और जोड़ देता हूँ बहुत संक्षेप में, और फिर राजीव तुली जी का एक सवाल करके खत्म करते हैं इसको। एक तो ये कहा जाता है हिटलर का समर्थक होने का भी आरोप लगता है। ये भी आरोप लगता है कि भाई हम जो है वो अपने जो भगवा ध्वज है हम उसको महत्व देते हैं, तिरंगों को महत्व नहीं देते। ये कुछ जलन सवाल है, मुझे लगता है कि इनका संक्षेप में आप जवाब दे दीजिए, और फिर इसके बाद हम राजीव तुली जी का एक सवाल है, बड़ा मौजूद सवाल है, उसके बाद हम समाप्त करते हैं। मैं केवल पॉइंट रखूंगा क्योंकि समय कम है जी। सावरकर की हिंदुत्व जो पुस्तक है, जिसको कहा जाता है कि संघ के हिंदुत्व से बहुत नजदीक है, सावरकर की हिंदुत्व पुस्तक 1923 में आई थी। हिटलर का चरित्र 1926 में छपा था। यानी हिटलर से प्रभावित होने का कोई कारण ही बनता नहीं, क्योंकि हिटलर का चरित्र ही जो सुपरहिट माना जाता है वो संघ की स्थापना के बाद में आया था, पहली बात। दूसरी बात, हिटलर का जो चरित्र था इसके बारे में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के पहले जो जो उसने कांड किए किसी को पता ही नहीं था। वो क्या क्या उसने किए हैं, जो अत्याचार, किसी को पता नहीं था। उसके बाद एक एक करके सारा कुछ बाहर निकला, ये सर्वविदित है। तीसरा, तो इस प्रकार से हिटलर से जोड़ना तो महाबेवकूफ़ी। ऐसा था कि बैन के समय ये भी कहा गया कि डॉक्टर जी मिले थे हिटलर को, डॉक्टर जी के भारत के बाहर गए ही नहीं। डॉक्टर मुंजे गए थे, डॉक्टर मुंजे के कहने में डॉक्टर जी थी नहीं, क्योंकि हिंदू महासभा और संघ का इस बारे में 2-3 बार ठन चुकी थी कि जो हिंदू महासभा कहता है वो संघ नहीं करता। हालांकि उनके डॉक्टर मुंजे के छत्र छाया में डॉक्टर जी बड़े हुए थे, बहुत अत्यधिक गरीब परिस्थिति में। इसके बावजूद संगठन बनाने के बाद डॉक्टर जी ने अपने विषय में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसके कारण ये पहली बात। गुरु जी ने पुस्तक लिखी थी जिसके ऊपर लिखी थी, वास्तव में सावरकर जी के भाई की पुस्तक का अनुवाद था, अनुवाद खो गया, और उसके बाद में गुरु जी अपनी स्मरण शक्ति से दोबारा लिखा, और वो छपी 1939 में, जब गुरु जी सरसंघचालक नहीं थे, उनका प्रवेश संघ में नया था। उन्होंने स्वयं 1947 के बाद में कहा कि पुस्तक अब काल बाह्य है, ये पुस्तक की चर्चा करना फिजूल है। मैंने इसको रेफरेंस के साथ अपना आगे कहीं सोशल मीडिया में चल रहा था, उसमें मैंने लिखा है। देवेंद्र स्वरूप जी की पुस्तक में इसका जिक्र है, रंगाहरी जी की पुस्तक में जिक्र है। तो उन्होंने इस किताब को स्वयं अस्वीकार कर दिया था, उस समय उनकी लिखी किताब थी। उसके कारण, और जो उन्होंने कहा भी था, अगर उसको सच भी मान ले तो वो उतना ही सच है जितना आज का ब्राह्मिक रिलीजन कहता है कि मेरा सत्य तुम्हारा सत्य नहीं, और अगर तुम मेरे यहाँ रहोगे तो दुय्यम नागरिक के तौर पर रहोगे। तो अगर उसको आप मानते हैं सही, तो आप गुरु जी को गलत नहीं कह सकते। हालांकि गुरुजी ने उसको मना कर दिया, लेकिन अगर आप तर्क ही करना चाहते तो उसका तर्क है, तो ये उत्तर बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, तिरंगे के बारे में भगवा ध्वज के बारे में, भगवा ध्वज संघ का गुरु है, भगवा ध्वज संघ का ध्वज है, और हम मानते थे कि ये भगवा ध्वज भारत के इतिहास और संस्कृति से जुड़ा है, इसलिए भगवा ध्वज राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए था। हम ही नहीं,
अगर आप मैडम कामा ने जो भगवा ध्वज जो फ्लैग बनाया था, जिसको कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार किया था, सीतारमैया के आप अगर पढ़ेंगे किताब, वो था भगवा ध्वज, उसके अंदर एक कोने में चक्का था, बस इतना ही था। उसको गांधी जी ने मना किया और उसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी से नया ध्वज बनाया। तो इसके कारण संघ पे आरोप लगाने में अर्थ नहीं है। ध्वज के लिए अपनी जान देने वाले संघ के लोग थे, चाहे कश्मीर था, पंजाब था। आज मैं कहीं पढ़ रहा था, एक यूट्यूब सुन रहा था, जिसके अंदर एक कोल्हापुर के स्वयंसेवक ने, वहां पर एक शाखा लगी थी, एक कम्युनिस्ट ने आके, वो नहीं 26 जनवरी थी, कम्युनिस्ट ने ध्वज उतारा, काला ध्वज लगाया, एक स्वयंसेवक नक्सल एरिया था, स्वयंसेवक गया, उसने वहाँ पर तिरंगा ध्वज लगाया और नक्सल वो केस किया, कोर्ट में केस चला, कोर्ट में केस और हारे, उनको जेल हुई और वो जो जैसे ही बाहर आया उसको गोले से भून के मार दिया गया। तो भारत के ध्वज के रक्षा के लिए अगर संघ के स्वयंसेवक अपनी जान पे खेले हैं तो इस प्रकार का विवाद तो फिजूल ही है। अब आपके प्रश्न पे आता हूँ। आपका प्रश्न था गांधी हत्या के बारे में। देखिए, ऐसा मानता हूँ कि 1950 के बाद में संघ ने अपने आप को एक पॉजिटिव काम में झोंक दिया और इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझा। उसका बहुत बड़ा फायदा उठाकर कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने कुप्रचार लगातार कई सालों तक चलाया और जब संघ ने उत्तर देना शुरू किया उसके बाद में अब केवल ये झूठ है, ये साफ हो गया। गांधी हत्या के 20 दिन के अंदर सीआईडी की रिपोर्ट थी जिसके अंदर कहा गया संघ का कोई हाथ नहीं है। ये रिपोर्ट दर्ज है सरकार के अंदर, फिर भी उस रिपोर्ट को दबाया गया और फिर भी संघ के ऊपर सारे प्रचंड प्रचार किए गए। और गांधी हत्या के पहले भी 15 अगस्त 1947 के बाद बार बार संघ का काम रोकने की कोशिश की गई। कहा गया संघ का काम बैन करो, पहले प्रांतिक स्तर पे कहा, फिर राष्ट्रीय स्तर पे कहा, उनके ऊपर केस चलाए गए, झूठे साबित हुए। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा कार्यक्रम रद्द किया गया जिसमें सरदार पटेल आने वाले थे, भी इतिहास का भाग। तो ये सारा जो एक जलन थी, राजनीतिक जलन, जबकि संघ ने कह दिया था कि हम राजनीति में नहीं उतरेंगे, उसकी परिणति हुई कि संघ ये अपना गांधी जी की हत्या होते ही नेहरू जी ने कह दिया संघ ने की और कोई सबूत नहीं था, फिर भी ये प्रचंड सारा दौर चालू रहा। कोर्ट के अंदर किसी ने संघ का नाम नहीं लिया, डिसीजन में संघ का नाम नहीं था, खोसला कमेटी ने उसको, कपूर कमेटी ने उसको नकारा। इसके बावजूद कुप्रचार चल रहा है क्योंकि एक अच्छा हथियार है, क्योंकि गांधी जी के बारे में मन में बहुत है। आखिरी मैं कहूंगा कि गांधी की हत्या का सबसे अधिक नुकसान किसको हुआ? हिंदू समाज को हुआ, हिंदुत्व को हुआ, संघ को हुआ। कीमत किसने चुकाई? संघ ने चुकाई, हिंदू समाज ने चुकाई। फायदा किसको हुआ? पंडित नेहरू को हुआ, जिसको उन्होंने खूब बुनाया सालों तक। और गांधी जी की हत्या के 10 दिन पहले मदनलाल पावा पकड़ा गया। उसने कहा कि हम हत्या का षड्यंत्र चल रहे हैं, उसको रोक नहीं पाए लोग। वहां पर सुरक्षा देनी चाहिए, सुरक्षा दे नहीं पाए। वो आप पटेल पे डालेंगे, नेहरू पे नहीं डालेंगे। गांधी जी को गोली लगने का 40 मिनट तक गांधी जी वहां पर पीछे पड़े थे कमरे में, उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, उनकी पोस्टमार्टम नहीं की गई। तो अगर वास्तव में देखें तो ये गांधी हत्या का जो सबसे बड़ा लाभ तो कांग्रेस को हुआ, सबसे अधिक नुकसान संघ और संघ प्रेरित अन्य संगठनों का हुआ। तो ये तो इतिहास बताएगा कि इसके पीछे किसका हाथ था। और अगर जिसने मारा, जब वो कहता है कि वो उसने संघ छोड़ा, उसने हिंदू महासभा छोड़ी, उसको जहां जहां लगा कि मेरी सोच नहीं मिलती उसको छोड़ के आगे बढ़ता गया। इस हिसाब से जिन्ना भी कांग्रेस का व्यक्ति था उसने भी कांग्रेस परेशानों की छोड़ी और उसका कह सकते हैं कि कांग्रेस डायरेक्टली इन्वॉल्व है पार्टीशन में। तो कोई व्यक्ति आपसे नाराज होकर जाता है और कहता है आप निकम्मे हैं, इसलिए कोई और संगठन चलाता है, फिर वो कांड करता है, तो उसके बाद में उसको जोड़ना, ये तो मूर्खता ही है पहले दर्जे की। और क्या कह सकते हैं? बिल्कुल रतन जी, आपकी बात से बिल्कुल सभी लोग सहमत होंगे और सुनने वाले भी सहमत होंगे। और बस सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब यही खत्म करना पड़ेगा। एक राजीव तुली जी का एक सवाल है और उस सवाल से फिर हम अपनी इस वार्ता को, इस चर्चा को खत्म करेंगे। राजीव जी सवाल करते हैं कि संघ को प्रारंभ हुए 95 वर्ष हो गए, जो वैचारिक विषय संघ ने उठाए वो अब पूरे हो गए हैं, अब संघ की प्रासंगिकता क्या है? रतन जी, ये प्रश्न 1947 में भी, जैसे कहा 1949 में किया गया था कि देश की स्वतंत्रता के लिए संघ लड़ रहा था। संघ, अभी देश तो आज़ाद हो गया, संघ की आवश्यकता क्या है? इसको राजनीतिक पार्टी बनाओ या इसको समाज सेवी संगठन बनाओ। तो उस समय समाज की दुर्दशा देखते हुए गुरुजी ने कहा कि संघ के काम तो चलता रहेगा, आवश्यक है, क्योंकि समाज को जागृत रखना, समाज को संगठित करना आवश्यक है। और अगर कोई भी नहीं माना, संघ छोड़ गया, तो नए सिरे से संघ शुरू करूंगा। तो ये तो उस समय की कहानी। आज का अगर आप देखें तो डॉक्टर जी ने कहा था कि मुझे संघ की जन्मदिन मनाने में कोई खुशी नहीं है, मैं नहीं चाहता संघ का जन्मदिन मनाया जाए। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन गया तो ये काम खत्म हो गया, तो संघ की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी ने भी ये कहा था कि संघ के जन्मदिन मनाने की कोई प्रथा नहीं है। संघ को संगठित करना, संघ को सारे राष्ट्र को, समाज को संघमय बनाना, हिंदू सममय बनाना, ये हमारा काम है।
वो काम में कितनी कमी हम जानते हैं। आज भी हिंदू समाज कई प्रश्नों के ऊपर ध्यान देता नहीं, कई प्रश्नों के ऊपर सोचता नहीं, अपने ऊपर संकटों को जोड़ता नहीं। और अभी भी मैं 1 साल पहले कोई बौद्धिक सुन रहा था प्रचारक का, उसने कहा हमें 100वां वर्ष नहीं मनाना। यानी जब समाज संगमय हो गया और हर गांव तक शाखा पहुंचे, संघ का लक्ष्य क्या है? 100 साल पूरे होने का, हर गांव तक शाखा पहुंचनी चाहिए। यानी समाज सारा संगमय होना चाहिए, सारे समाज को हिंदुत्व की बात, हिंदू राष्ट्र की बात पता चलनी चाहिए। उसके संघ की आवश्यकता नहीं होगी तो संघ नहीं रहेगा। बीच में 1975 का एक प्रसंग बताता हूँ कि मैंने एक प्रचारक को पूछा, मैं तो कॉलेज में जाता था, हमें बड़ा दुख होता था कि सारे दुनिया में मजे करते हैं, मन में कभी चुभता था कि हम पिक्चर भी नहीं देख पाते, हम लड़के लड़कियां नहीं घुमा पाते, हम चाय पीने नहीं जाते, शाम को शाखा में पहुंच जाते हैं। तो मैंने पूछा उनको, बापूराव मोघे जो पहली पीढ़ी के प्रचारक थे, मैंने कहा सारी दुनिया में संघ जैसा संगठन नहीं है, हम क्यों चलाते हैं? तो उन्होंने कहा देखो, सारी दुनिया में देशभक्ति का संस्कार देने का काम और समाज संघ देश प्रेम देने का काम ये उनकी वहाँ के स्कूल करते हैं, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम करता है। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो देशभक्ति और चरित्र के निर्माण के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं देता। इसके कारण संघ है। संघ की शाखा ये एक आर्टिफिशियल ग्रोथ है समाज की, क्योंकि समाज को इसकी आवश्यकता है। जिस दिन समाज के अंदर ये सारे जो गुण है, यहाँ की शिक्षा पद्धति और समाज के अन्य संस्थाएं देने लगी, संघ की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इससे स्पष्ट होता है कि संघ की आवश्यकता है, यह दुर्भाग्य है और ऐसे समाज को जागृत रखने की आवश्यकता है। संकट आज भी बहुत है, सांस्कृतिक भूमिका स्पष्ट हुई है, लेकिन वास्तव में धरातल पर क्या हो रहा है हम जानते हैं। शांतनु जी यहाँ बैठे हैं, यूपी के अंदर क्या संघर्ष चल रहा है, बंगाल में क्या चल रहा है और केरल में क्या चल रहा है। संकटों की कमी नहीं है। भारत ऐसा एक देश है जहाँ मजाक में कहा करता हूँ कि लाखों लोग समाज को सुधारने के लिए, समाज के लिए अच्छा काम करने के लिए तन मन धन से जीवन दे चुके, केवल संघ के नहीं। इसके बावजूद समस्या में अगर आप जब उसका काम देखते हैं बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उस काम को हम वास्तव रूप में देखते हैं, पूरे चित्र में हमको लगता है कुछ हो नहीं रहा। तो ये कुछ ऐसा विचित्र है, जितना काम करते जाइए भारत माता को कम पड़ता है। तो हमें काम जब तक लगता है कि समाज के अंदर ये परिस्थिति नहीं आई कि समाज स्वयं खड़ा होकर अपनी सुरक्षा कर सके, समाज अपने आप समाज को आगे ले जाने की शक्ति रखे, तब तक ये काम चलेगा। लेकिन अगर संघ के आदर्श व्यवस्था सोचे तो 100 साल के बाद संघ की आवश्यकता न रहे, ऐसा संघ के बड़े बड़े अधिकारी भी मानते हैं। जी रतन जी, बहुत सारे सवाल हैं संघ को लेके। इतना बड़ा संगठन, उतने बड़े बड़े सवाल भी हैं, लेकिन जैसा कि आपसे बातचीत हुई थी कि बहुत सारे सवाल हैं जिन पे हम और चर्चा करेंगे। एक कार्यक्रम की एक समय सीमा होती है और उस सीमा का हमें पालन करना है और हम उस सीमा से पार भी जा चुके हैं। इसलिए आज की वार्ता, आज की पुस्तक चर्चा यहीं पे हम विराम देते हैं। अगली पुस्तक चर्चा पे, जो आपकी अगली पुस्तक है, फिर उस पे जल्दी हम लोग चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए हम सब आपसे बहुत बहुत आप लोग का बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आभार आप लोग का कार्यक्रम में आने के लिए। सब दोस्तों धन्यवाद कि मेरी पुस्तक के बारे में लोगों को बताया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं रतन जी, बहुत आप आए समय निकाल के सब दोस्तों के कार्यक्रम में, बहुत बहुत आभार। शांतनु जी बहुत बहुत आभार आपका। मालविका जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। और जल्दी फिर हम लोग मिलेंगे सब दोस्तों के एक दूसरे कार्यक्रम।